Assalamualaikum. Back with the second lecture. आज के लेक्चर में we'll try to cover, यहाँ से स्टार्ट करना है राइट, डिटेक्शन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। उसमें सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हमारे पास दो तीन काउंटर्स हैं, जीएम काउंटर दैट्स गीगा-मूलर काउंटर, देन विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड देन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। उसके बाद विल ट्राई टू कवर फिजन एंड फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। चलें, लेट्स ट्राई टू कवर दीज थ्री टॉपिक्स इस वाले लेक्चर में। एंड चलें जी, स्टार्टिंग विद द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अच्छा, यहाँ जब हम रेडिएशन की बात करें तो हम मेनली अल्फा बीटा और गामा की बात करें। अल्फा पार्टिकल वेल डिफाइंड डिस्टेंस ट्रैवल करता है मीडियम के अंदर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की अपनी एक रेंज है। रेंज क्या है? उसने इमिट होने के बाद रेस्ट पर आने से पहले, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे जैसे मीडियम से वो ट्रैवल करेगा, वो मीडियम पार्टिकल्स के साथ कलिजन करके अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल तो वैसे भी आयनाइजिंग पार्टिकल है ना, तो आयनाइजेशन में इसकी एनर्जी जाती जाएगी एंड फाइनली ये रेस्ट पर आ जाएगा। As this particle passes through a solid, liquid, or gas, it loses energy due to excitation and ionization of atoms and molecules in the matter. Ionization may be due to direct collision or through electrostatic attraction. अब ionization ऐसे भी हो सकती है कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करे किसी एटम के और उसको एमिट आउट करवा दे, या फिर ये भी हो सकता है ना कि फिर वो न्यूक्लियस के करीब से घूम रहा हो या एटम के पास से जब ये घूम रहा होगा और कोई दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होकर जो है वो अपने एटम को लीव कर दे। तो इन दोनों तरीकों से आयनाइजेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और डायरेक्ट कोलिजन भी। Ionization is the main interaction with matter to detect the particle or to measure its energy. Detectors में हम usually ionization वाले ही पॉइंट पर फोकस करते हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल कितना ट्रैवल करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज, मास एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। उसके अलावा लाइक मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा मीडियम पार्टिकल के आयनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मीडियम पार्टिकल का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है तो इसकी रेंज कम होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो ऑफ कोर्स इसकी रेंज ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। फिर अल्फा पार्टिकल हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत मैसिव है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन खुद प्रोटॉन के मुकाबले में बहुत लाइटर है, और अल्फा में तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाता है, इतनी डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता दरमियान में जिस भी एटम के साथ कोलाइड करे कोलिजन पे। ऑफ कोर्स ये ज्यादा डिफ्लेक्शन अपने स्ट्रेट पाथ से एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन ये एटम को बहुत ज्यादा क्लोजली रीच आउट भी नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज एटम पर जो है वो न्यूक्लियस पर, एटम में मेनली उसका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई कहलाता है ना ये। तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव में कूलम्स रिपल्जन होगी और ये उसको रीच नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूज प्रोवाइडिंग producing intense ionization along its straight path till it loses all its energy and comes almost to rest। जहां जहां से गुजरता जाता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करता है वैसे तो, पर जहां जहां से गुजरता है रास्ते में आने वाले एटम्स को आयनाइज करता है, इसकी अपनी एनर्जी कम होती जाती है और फाइनली ये रेस्ट पर आ जाता है। जब इसकी एनर्जी कम होती जाती है फिर ये इवेंचुअली, क्योंकि हमने पढ़ा था ये हीलियम न्यूक्लियस है, यानी इसके पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स हैं, कंप्लीट हीलियम बनने के लिए इसको ऑफ कोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए, राइट। तो ये मीडियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके हीलियम एटम बन जाता है इवेंचुअली। फिर ये तो अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन है ना, कि वो आयनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, इवेंचुअली दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर हीलियम एटम बन जाते हैं। व्हाट अबाउट बीटा पार्टिकल्स? अच्छा, और अल्फा में आपने ये वाला पॉइंट भी लाजमी मेंशन करना है कि न्यूक्लियस को ये उतना क्लोजली अप्रोच नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल्स भी एनर्जी लूज करते हैं, ये भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना, अल्फा से कम है इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी, लेकिन गामा के मुकाबले में तो ज्यादा ही है। और वही बात यहाँ पर आ गई, इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में 100 टाइम्स लेस है, बट स्टिल गामा से ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स अगर इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी कम है, यानी ये
ड्यूरिंग इट्स जर्नी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए अगर आयनाइजेशन कम कर रहा है तो आयनाइजेशन में लूज होने वाली जो एनर्जी इसकी जा रही है आयनाइजेशन के लिए वो भी कम होगी। इसका मतलब है फिर ये अल्फा के मुकाबले में ज्यादा देर तक ज्यादा रेंज कवर कर सकता है बगैर अपनी एनर्जी कंप्लीटली जीरो किए। तो आई होप दिस मेक सेंस। लेकिन क्योंकि लाइटर है ये अल्फा के कंपैरिजन में, तो ये अल्फा के मुकाबले में इजीली डिफ्लेक्ट होता है जब भी ये किसी भी हैवी पार्टिकल के साथ या मीडियम में मौजूद किसी भी पार्टिकल के साथ जब ये कोलाइड करता है तो ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि अल्फा के केस में ऐसा नहीं था। इसको बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर करें ना कि एक बहुत हैवी और मैसिव जो है वो ट्रक आ रहा है, राइट, और वो किसी एक बाइसिकल के साथ कोलाइड करता है, क्या उस ट्रक की डायरेक्शन चेंज होगी? नो, इट वुड नॉट, राइट। लेकिन अगर उसी बाइक के साथ कोलिजन हो रहा है फॉर सपोज किसी, अब मैं बाइसिकल से कम क्या से चले, बाइसिकल के मुकाबले में पहले कार रखते हैं, पहले ट्रक और कार का कोलिजन करवाते हैं, ट्रक की डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही एक बाइसिकल उस कार के साथ कोलाइड करे तो ऑफ कोर्स बाइसिकल की डायरेक्शन को फर्क पड़ेगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। द सेम इज द केस हियर। तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनका पाथ स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रैगलिंग और स्कैटरिंग पाथ होता है इनका। आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। आपके पास पेपर में एक एमसीक्यू कह रही हूँ, एक सीआरक्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन तीनों के पाथ्स को एक्सप्लेन करें। तो यस, जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाते हैं, कंटिन्यूअस पाथ होता है उनका, अनडिफ्लेक्टेड, बीटा स्ट्रगलिंग और स्कैटरिंग मैनर में ट्रैवल करते हैं। बीटा पार्टिकल की रेंज अल्फा के मुकाबले में ऑफ कोर्स ज़्यादा है। आप इसको कैसे मेजर करते हैं? आप देखते हैं कि ये किसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कितना कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स लेंथ तो एक इसकी स्ट्रेट नहीं है ना, एक स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रैवल कर रहा, बीच में डिस्टॉर्टेड होता है। अल्फा के केस में तो आप उसके पाथ की लेंथ देख के अंदाजा लगा लेते हैं, बीटा के केस में लेंथ तो डिस्टॉर्टेड होती है, तो आप उसकी लेंथ नहीं, आप उसकी पेनिट्रेशन देखते हैं कि वो मीडियम में कितना पेनिट्रेट किया है। कोई भी मीडियम जिसमें से बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट कर रहा है वो जितना ज्यादा डेंस होगा ऑफ कोर्स उसके साथ कोलिजन में अल्फा इन बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा जो है वो डिसिपेट होगी, ये उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। इसका मतलब है डेंसर मीडियम में बीटा की जो रेंज है वो लाइटर के मुकाबले में कम होगी। अल्फा और बीटा दोनों एनर्जी रेडिएट करते हैं फोटोन्स के फॉर्म में जब ये स्लो डाउन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस की फील्ड के पास से या किसी भी चार्ज पार्टिकल के के न्यूक्लियस की ऑफ कोर्स फील्ड के पास से जब ये गुजरते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से ये डीसेलरेट हो सकते हैं और ऑफ कोर्स उस केस में ये एनर्जी को रेडिएट करते हैं, जो हमने ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग एक्स रेज के केस में पढ़ा था। तो यस, अल्फा बीटा भी ये काम करते हैं, डिसेलरेट होते हुए गामा को रिलीज कर सकते हैं। फिर तीसरी जो अल्फा और बीटा की तो इंटरेक्शन हमने देख ली इसकी रेंज किस पर डिपेंड करती है, यस मीडियम पर डिपेंड कर रही है, कौन डिफ्लेक्ट होता है कौन नहीं होता है। एंड नाउ मूविंग टू गामा के फोटोन्स, बिकॉज अनचार्ज होते हैं, राइट, तो इसीलिए आयनाइजेशन पावर इनकी बहुत कम है, लाइक बहुत ही कम है। अल्फा की बहुत ज्यादा, बीटा की उससे कम, एंड आयनाइजेशन गामा की इससे कम। आप बहुत कम देखेंगे कि गामा किसी पार्टिकल को स्ट्राइक किया और उसने उसके इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करवा दिया, ऐसा नहीं होता। फोटोन्स are removed from a beam by either scattering or absorption in the medium। जब भी किसी मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो आयनाइजेशन तो इतनी नहीं होती, लेकिन मीडियम के पार्टिकल से ये फोटोन स्कैटर भी हो सकता है, राइट, कॉम्पटन इफेक्ट याद करें हमने पढ़ा था, और उसके अलावा ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी याद करें। कौन सी इंटरैक्शन होगी गामा की? तीन डिस्टिंक्ट वेज में ये तीन अलग अलग तरीकों में इंटरैक्ट कर सकता है। कब कौन सी इंटरैक्शन होगी दैट डिपेंड्स ऑन कि उसकी एनर्जी क्या है। ये तीनों इंटरैक्शन जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़नी है, लो एनर्जी विच इज ऑलमोस्ट 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, उसमें ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होती है। फिर जब इंटरमीडिएट एनर्जीज होती हैं तो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, एंड जब हाई एनर्जीज होती हैं एटलीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑफ कोर्स इससे ज्यादा की भी एनर्जी पे, तब पेयर प्रोडक्शन डोमिनेंट होता है। आई डोंट थिंक कि मुझे इन तीनों प्रोसेसेस की उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये तीनों हमने बहुत डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिए हुए हैं। अब ये तो हमने इसके तीनों इंटरैक्शंस को थोरोली देख लिया। अब एयर में एक और पॉइंट देख लें, गामा रे की पेनिट्रेशन पावर हमने पीछे पढ़ा था बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे ट्रैवल करेगी तो इसकी इंटेंसिटी या जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी? इनवर्स स्क्वायर
डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल करती जाएगी उसके स्क्वायर के हिसाब से इंटेंसिटी जो है वो इसकी डिक्रीज करती जाएगी। ये एयर के केस में है, एयर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जबकि अगर आप किसी सॉलिड्स में बात करते हैं तो सॉलिड्स में फिर हम देखते हैं उसने कितनी डेप्थ को पेनिट्रेट किया, ये उसके लिए आप इक्वेशन यूज करते हैं। आई इज द इंटेंसिटी किसी फिक्स डेप्थ को लाइक पेनिट्रेट कर जाने के बाद, आई नॉट वाज द स्टार्ट में इसकी क्या इंटेंसिटी थी, फिर एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है इंटेंसिटी। यहाँ पर है हमारे पास दिस न्यू विच इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो मीडियम पर डिपेंड करता है और पार्टिकल की एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। साथ में यू कैन सी दिस एक्स इज द डेप्थ मीडियम की जो उसने ट्रैवल किया। फॉर सपोज अगर ये मेरे पास एक कोई ग्लास ट्यूब है और इसमें यहाँ पर कोई मेरे पास सब्सटेंस पड़ा है, राइट अगर मैं यहाँ पे इसकी अल्फा पार्ट गामा की कोई इंटेंसिटी देख लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट वाली इंटेंसिटी को प्लेस किया यहाँ, इस मीडियम और इंसिडेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेरे पास टेबल में कोई न्यू आ जाएगा विच इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस मीडियम, और फिर उसके बाद मुझे ये वाली जो लेंथ है इसको इस x की जगह प्लेस करना है, मुझे पता चल जाएगा इस एंड पर इस वाले गामा पार्टिकल की जो यहाँ से एंटर हुआ था उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो यस ये वही वाला पॉइंट कि उसका कोफिशिएंट फोटोन की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और मीडियम की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। अब हमने अल्फा बीटा को देखा और इसके साथ साथ गामा भी, ये तीनों फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब ये किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें ग्लो जो है वो क्रिएट करते हैं। दिस इज द रीजन स्क्रीन पे जो हमारे पास पैटर्न आता है यहाँ पे जिसका इन्होंने जिक्र किया है, जिंक सल्फाइड एंड सोडियम आयोडाइड, अच्छा साथ में बेरियम भी है। देन फ्लोरेसेंस क्या होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड री-emitting एनर्जी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी किसी सरफेस पर हाई एनर्जी का कोई पार्टिकल या फोटोन इंसिडेंट हो और उस एक हाई एनर्जी वाले पार्टिकल के बजाय लो एनर्जी वाली विजिबल रीजन की लाइट एमिट हो, उससे आप डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पर कोई पार्टिकल एमिट आउट हुआ था। अच्छा हमने अल्फा बीटा और गामा को देखा, हमने तो इंटरैक्शन में न्यूट्रॉन्स को देखा नहीं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ऑफ कोर्स मास है इनके पास, पेनिट्रेटिंग एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है बिकॉज इसके पास भी मास है लेकिन अल्फा के मुकाबले में बहुत कम है, राइट तो ये भी पेनिट्रेट करता है। अगर आपको न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करवाना है या इसको कंप्लीटली स्टॉप करवाना है तो आप न्यूक्लियस या और भी किसी पार्टिकल से जिससे इसका मास जो है वो कंपैरेबल है उसके साथ इसका इंटरैक्शन करवा दें। अच्छा ये इधर उसी बात का हवाला दे रहे हैं, आपने HSSC 1 में चैप्टर नंबर 4 में इलास्टिक कोलिजन्स पढ़े होंगे और इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था जब दो ऑब्जेक्ट्स का, दो बॉल्स जो वहां पे हमने कंसिडर की थी, जब उनका मास नियरली इक्वल होता है, एक जब रेस्ट पर होता है और दूसरा किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा होता है, राइट तो कोलिजन के बाद ये जो मूव करता हुआ आ रहा है ये खुद रेस्ट पर हो जाता है जबकि दूसरा वाला इसी की सेम वेलोसिटी से आगे मूव करना शुरू कर देता है, तब जब दोनों का मास कंपेरेबल। तो यस अगर आप इस न्यूट्रॉन को रेस्ट पर लाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसे तकरीबन इसी के बराबर वाले किसी मास के पार्टिकल के साथ कोलाइड करवाएं, वो वाला पार्टिकल मूव करने लगेगा और ये न्यूट्रॉन रेस्ट पर आ जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन जिसके लिए इन्होंने कंपेरेबल वाला वर्ड इस्तेमाल किया ना, HSSC 1 का इसमें यहाँ पर रेफरेंस है। Materials such as water और प्लास्टिक, इनमें लो मास न्यूक्लियाई होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये न्यूट्रॉन को स्टॉप करवाने की एबिलिटी रखते हैं। न्यूट्रॉन आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करता है उन मटेरियल्स में जिसमें हाइड्रोजन एटम है। अच्छा इससे रिलेटेड एक फिगर भी आगे भी आएगी। तो हमने देख लिया न्यूट्रॉन के पास पेनिट्रेशन भी है, आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्ट ये नहीं होता है, एंड रेस्ट पे लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का एक एडवांटेज भी है, अभी हम देखेंगे उसका एडवांटेज। अच्छा ये इन तीनों अल्फा बीटा और गामा के बारे में, यहाँ पे कुछ मिसिंग था, अच्छा ये तीनों अल्फा बीटा और गामा के बारे में डिस्क्रिप्शन है आपके पास। अल्फा पार्टिकल जो है इसकी नेचर कैसी है, ऑफ कोर्स इस पे डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। फिर नेचुरल इसकी सोर्स क्या है, रेडॉन 222 अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। इसकी आयनाइजेशन एयर में 1 मिलीमीटर के
डिस्टेंस में मूव करते हुए ये टोटल कितनी आयनाइजेशंस प्रोड्यूस कर सकता है? सी एक्सपोनेंट 4 एंड दिस इज ह्यूज। कंसिडर करें वो इतना छोटा सा डिस्टेंस और उसके अंदर मौजूद इतने सारे पार्टिकल्स को ये आयनाइज करने की एबिलिटी रखता है। फिर रेंज क्या, ऑफ कोर्स आयनाइज करते हुए अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, तो इसकी रेंज सेवरल सेंटीमीटर्स है, बीटा की सेवरल मीटर्स है और गामा की तो देखें आयनाइजेशन बहुत कम है ना, तो इसकी पेनिट्रेशन की रेंज बहुत ज्यादा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिर इसको भी साथ ही देख लें, अल्फा की आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है, बीटा की 10 की पावर 2 है और गामा रे 1 मिलीमीटर में तकरीबन एक पार्टिकल जो है उसको आयनाइज करता है। इनकी नेचुरल सोर्सेज भी देख लें, रेडॉन 222 से अल्फा एमिट होता है, स्ट्रोंटियम 94 बीटा का सोर्स है और कोबाल्ट 60 गामा रे की सोर्स है। अच्छा, गामा रे की वैसे तो और भी सारी सोर्सेज हैं, बट चलें एक एक पर काम चलाते हैं। फिर आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए पेनिट्रेशन जो है अल्फा की बहुत कम है, एक पेपर से पेनिट्रेट कर सकता है, उससे ज्यादा पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सी बहुत भी हुआ एयर में कुछ सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप बीच में एक पेपर रख दें तो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बीटा पार्टिकल्स 1 to 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट तक इतना ट्रैवल कर सकता है, अल्फा तो एल्यूमिनियम में ट्रैवल कर ही नहीं ना सकता, स्टार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। और गामा देखें, एल्यूमिनियम में ट्रैवल कर सकता है, पेपर में कर सकता है, एयर में कर सकता है, साथ साथ लेड की भी 1 से 10 सेंटीमीटर तक की थिकनेस को पेनिट्रेट कर सकता है, उसके बाद जाकर एब्जॉर्ब होता है। अल्फा की एनर्जी फिक्स रहती है, बीटा की एनर्जी वेरी करती है और गामा की भी एनर्जी वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सोर्स यूज कर रहे हैं और अगर आप किसी पार्टिकल एक्सेलरेटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी का। खैर आप लोग के पास पार्टिकल एक्सेलरेटर वाला पॉइंट एडेड नहीं है तो फिर भले उसे छोड़ दें, बस ये याद रख लें कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है और इसकी वेरी करती है। फिर स्पीड हैवियर है, ऑफ कोर्स इसकी स्पीड कम है, बीटा की उससे ज्यादा, और गामा एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये इन तीनों की इंटरैक्शन थी, मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कितना प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू भी है जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कितना पेनिट्रेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे आई डोंट सी इट राइट नाउ, वो 10M वाले डॉक्यूमेंट में होगी जो मैंने कंपाइल किया, ठीक है। आई थिंक इट इज दिस वन। ये देखें, ये रहा, ठीक है। आपको बस एक फिगर बना के दे दी है, ये एक पेपर है, ये स्टील है और एक ये लेड है। कह रहे पी इसमें से बताएं कि कौन गैमा रे है। क्या गैमा पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाती है? नहीं, वो तो पेनिट्रेट कर जाती है, स्टील को भी कर जाएगी। हाँ, लेड की एक सर्टेन थिकनेस पर आकर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यस, ये जो आर है दिस इज गैमा रे। तो बैक टू द टॉपिक, आज रेडिएशन इंटरैक्शन वाला था वो हो गया, अब रेडिएशन डिटेक्टर्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिजन फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर देख के चैप्टर एंड करेंगे। चैप्टर एंड नहीं, मतलब लेक्चर एंड करेंगे। रेडिएशन डिटेक्टर, फिर अगर मुझे पता है रेडिएशन के इतने नुकसान हैं, जैसे मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार वही कैंसर वाले में, कि नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करके कैंसर का कॉज भी बनता है रेडिएशन, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस रीजन में कितनी रेडिएशन है एंड सो ऑन। यूजुअली प्रॉपर डिटेक्शन होती है कि अच्छा ये जगह जो है वो रहने लायक है भी या नहीं, बिकॉज आपका जो ग्राउंड है, इवन अर्थ भी रेडिएशन इमिट करता है, रेडॉन गैस जो इमिट करता है, रेडॉन जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, राइट। तो हर जगह पर इमिट आउट तो हो रही है, बस आप उसके लेवल्स देखते हैं कि क्या इसका लेवल इतना है कि इस जगह पर रहा जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको रेडिएशन डिटेक्शन भी आनी चाहिए। अच्छा, आपने कभी-कभी मूवीज़ में भी देखा होगा ना, कोई बड़ा अननोन सा पार्सल उनको मिला मिस्टीरियस सा, और फिर देखने के लिए कि कहीं ये बॉम्ब है या नहीं, तो बॉम्ब स्क्वाड को या डिटेक्शन के लिए लोगों को बुलाया गया। उनके हाथ में एक मीटर होता है, दैट इज़ सर्वे मीटर। जब वो उस बॉक्स के पास करते हैं और वो मीटर बीप बीप करना शुरू कर देता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो कहते हैं इसके अंदर यकीनन कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यानी हो सकता है बॉम्ब हो, एक्सप्लोजन के चांसेस है, राइट। तो वो जो उसमें एक उनके हाथ में मीटर था, वो भी एक तरह का डिटेक्टर था। सिर्फ ऐसे ही बड़े बड़े डिटेक्टर थोड़ी है, डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल की डिटेक्शन चाहते हैं उस डिटेक्टर से। क्या आप चाहते हैं ये डिटेक्टर आपको बताए कि पार्टिकल कौन सा यहाँ पर है, या आप चाहते हैं कि ये डिटेक्टर आपको उसकी एनर्जी भी बताए, या आप चाहते हैं ये डिटेक्टर आपको और कुछ भी ना बताए, बस ये बता दे कि इधर कोई रेडिएशन है या नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास बहुत तरह के डिटेक्टर्स हैं।
आपके कोर्स में इसमें से टोटल 3 डिटेक्टर्स है और आपके एसएलओ में लिखा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन बताएं। एंड लेट मी टेल यू, आपके पास पेपर में एक सीआरक्यू है जो आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर को एक्सप्लेन करने को भी कह रहा है। तो मेक श्योर के यू डोंट स्किप दिस टॉपिक। चलें जी, न्यूक्लियर रेडिएशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस। आप नहीं इसको डिटेक्ट कर सकते, मतलब ना आपको दिखेगी ना कोई आवाज सुनाई देगी, कुछ भी नहीं। तो वी यूज सम ऑब्जर्वेबल डिटेक्टिंग मेथड एम्प्लॉइंग द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. Most detectors of radiation make use of fact that ionization is produced along the path of particles. These detectors include Wilson cloud chamber, Geiger-Müller counter, and solid state detector. 3 डिटेक्टर्स ही हैं आपके कोर्स में इंक्लूडेड, उन्हीं तीनों का यहाँ पर जिक्र किया है। स्टार्ट करते हैं किससे? Wilson cloud chamber से. It is a device which shows the visible path of ionizing particle. इन तीनों डिटेक्टर में Wilson cloud is the only one जो आपको पार्टिकल का पाथ भी बताता है कि ये पार्टिकल कहाँ कहाँ से गुजरा है। चलें जी, it makes use of the fact that supersaturated vapor condenses preferentially on ions. आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो दिस इज दी वन। अभी हम इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि अगर कोई गैस जो सुपर सैचुरेटेड है, आप एडियाबैटिक प्रोसेस से अचानक से उसका टेम्परेचर लो कर दें और आप उसे कूल डाउन करें, तो हमें पता है ना गैस को जब कूल डाउन किया जाए तो वो लिक्विफाई हो जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास वेपर्स हैं वो भी लिक्विफाई होंगे, लेकिन लिक्विफाई होती तो है, प्रेफर वो उस पॉइंट पर कंडेंस होना या लिक्विफाई होना करती है जिस पॉइंट पर कोई आयन मौजूद हो। इसी को हम यहाँ पर एड अप करके इसका पाथ देख सकते हैं। इफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल पासेस थ्रू रीजन इन विच क्लाउड ड्रॉपलेट्स आर अबाउट टू फॉर्म, जहां पर लिक्विफैक्शन होने वाली है, ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म फर्स्ट अलोंग द पार्टिकल्स पाथ शोइंग द पाथ एज अ ट्रेल ऑफ ड्रॉपलेट। पहले apparatus देख लेते हैं। apparatus consist of a cylindrical glass chamber, इसको ये cylindrical glass chamber कह रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड एट द अपर एंड बाय द ग्लास विंडो, यहाँ पर ग्लास विंडो है, क्यों? बिकॉज मुझे पता है पार्टिकल वहां से पास होगा, एक पाथ बनेगा, पूरा एक सेटअप है, सेकंड्स के अंदर वो पाथ वैनिश भी हो जाएगा, राइट, ताकि अगर उतनी ही देर में कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो ये डिवाइस उसके पाथ को भी डिटेक्ट कर सके। इसीलिए ऊपर कैमरा है जो पिक्चर्स क्लिक करता रहता है सारे पाथ्स की। तो apparatus consists of this glass window and at the lower end by a movable piston. लोअर एंड पे ये एक मूवेबल पिस्टन है जिसको अप एंड डाउन मूव किया जा सकता है। अ ब्लैक फेल्ट पैड soaked in alcohol is placed on a metal plate inside the chamber. इस चेम्बर के ऊपर ये एक ब्लैक कलर का फेल्ट पैड है जिसको अल्कोहल के अंदर भिगोकर रखा हुआ है। एंड अल्कोहल ही क्यों? बिकॉज मुझे यहाँ पर वेपर्स चाहिए, राइट। अल्कोहल आपने पढ़ा होगा कि एक वोलेटाइल लिक्विड है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमने अल्कोहल सोक्ड इस पैड को यहाँ पर रखा। वेपराइज होता जाएगा और इस रीजन में जो है अल्कोहल के वेपर्स आते जाएंगे। ये यहाँ पर ऑलरेडी एयर मौजूद है, साथ में अल्कोहल के भी वेपर्स आते जाएंगे और एक टाइम पर वेपर्स और एयर मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि जो पूरा रीजन है ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, जब मजीद मॉलिक्यूल्स के ऐड होने की कैपेसिटी ना रहे, दैट इज सुपर सैचुरेशन वाला पॉइंट, राइट। तो एयर जो है वो सैचुरेट हो जाएगी अल्कोहल वेपर से। अब आपको पता है अगर आप इस पॉइंट पर इसे कूल डाउन करवाना चाहें, कंडेंसेशन चाहते हैं, तो आपको इसे कूल डाउन करवाना पड़ेगा। कूल डाउन कैसे करेंगे? इस पिस्टन की मोशन की वजह से इस गैस को एक्सपेंड करवाकर, राइट। एक्सपेंशन से टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा, कूल डाउन होगा, और जब वेपर्स कूल डाउन होते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, राइट। लेकिन आपको कूल डाउन करवाना है कैसे? रैपिड एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपको करवानी है। यहाँ पर सी ये वाला रीजन इंक्रीज होगा ना, तो दिस इज एक्सपेंशन। रैपिडली आप इस पिस्टन को मूव करवा रहे हैं, तो दिस इज एडियाबैटिक expansion. Air becomes saturated with alcohol vapor. A rapid expansion is produced by pulling quickly the piston of the bicycle pump, having the leather washer reversed so that it removes the air. Suddenly cooling, this sudden cooling resulted from adiabatic expansion. Adiabatic expansion की याद करें फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का, उसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी। सिस्टम को जो आप एनर्जी देते हैं वो कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और वो कुछ वर्क डन करती है, राइट। यहाँ पर क्या मैंने कूल डाउन होने के लिए कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाई है? नहीं, मैंने खुद से कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करवाई, सिस्टम और सराउंडिंग का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज जीरो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
0। लेकिन ये जो गैस है वो एक्सपेंड हुई है, हमने पढ़ा था जब भी कोई गैस एक्सपेंड या कंप्रेस होती है इसका मतलब है कि वो कोई वर्क कर रही है या फिर उस पर कोई वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्क तो हुआ है, एक्सपेंशन में हम कहते हैं गैस ने वर्क किया। गैस ने वर्क कैसे किया, जब आपने उसको कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड की थी। यस, उसने वर्क किया अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे। गैस ने वर्क किया, क्यों वर्क कैसे कर सकी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। और हम उसी थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं ना कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर का डायरेक्ट मेजर होती है। जब मैं कहती हूँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। ये बैकग्राउंड है जिसमें मैं कहती हूँ जब मैं इसको एक्सपेंड करवाती हूँ तो कूलिंग हो रही है। कूलिंग इस वजह से हो रही है, कूलिंग हुई, जो वेपर्स थे वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए। बट अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये प्रेफर करते हैं कि उस पॉइंट पर लिक्विफाई हो, उस पॉइंट पर ड्रॉपलेट बनाए जहां पर आयन मौजूद है। राइट, अल्फा पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन का पार्टिकल जो यहाँ से एंटर हुआ है, हमें पता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए इस विंडो से एंटर हुआ है। राइट, रेडिएशन का पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए वो अपने रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स को जो है आयनाइज करता जाएगा। राइट, आयनाइज होगा तो यहाँ पर बीच में चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। उसी टाइम पे आप ये रैपिड एक्सपेंशन करवाएंगे, जो अंदर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होंगे और वो कूल डाउन उस पॉइंट पर लिक्विफाई होंगे जहां जहां से वो आयनाइज करके गुजरा है वो पार्टिकल। राइट, दिस इज हाउ इस विल्सन क्लाउड चेंबर से क्लाउड फॉर्मेशन होती है पूरी। और आप देख सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ पर ट्रेस हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आप इसको देख नहीं सकते, राइट, उस क्लाउड फॉर्मेशन को भी देखने के लिए डार्क में आप नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट की करवाई जाती है। एंड दैट्स इट, ये सिर्फ उस लाइट के लिए दिया हुआ है। एंड यहाँ पे वो एक चेंबर है जहाँ से कोई भी रेडिएशन का पार्टिकल एंटर हो सकता है। ये सोर्स हमने क्यों कनेक्ट किया, अब मैं ये तो नहीं ना चाहती कि अंदर मेरे पास आयंस मौजूद रहें। अगर अंदर ऑलरेडी आयंस मौजूद रहेंगे तो फिर बाहर से अगर कोई अगला पार्टिकल आ गया वो किसको आयनाइज करेगा। तो ये यहाँ हमारे पास एक सोर्स लगी हुई होती है जो टाइम टू टाइम अंदर मौजूद गैस को, लाइक आयंस को और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, सर्किट में मूव करवाकर न्यूट्रलाइज करवाती जाती है, ताकि जब अगला वाला पार्टिकल आए तो उसको अंदर मौजूद गैस जो है वो न्यूट्रल मिले और वो आने वाला पार्टिकल अब उसको फर्दर आयनाइज कर सके। चलें जी, इट सेज दी टाइनी ड्रॉपलेट्स, जहां जहां रेडिएशन पास होती है वहां आयंस प्रोड्यूस होते हैं। Tiny droplets of moisture condense about these ions and form vapor tracks showing the path of radiation. These are the atomic versions of ice crystals left in the sky by a jet plane when suitable condition exists. जहां जहां से jet plane गुजरता है वहां पे ice crystals बनते जाते हैं ना स्काई में, उसी की कह रहे एक एनालॉजी है। फॉग ट्रैक्स आर illuminated with a lamp, वो जो जहां जहां से वो गुजरा है जहां पे क्लाउड या फॉग्स बन गए हैं उसको आप लाइट इंसिडेंट करवाकर देख सकते हैं और आप उसको फोटोग्राफ भी कर सकते हैं। वो जो ऊपर आपने कैमरा लगाया है ना ग्लास विंडो के ऊपर, उससे। विल्सन क्लाउड चैम्बर से हमने तीनों पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फा की बहुत ज्यादा है, इसीलिए देखें अल्फा के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ आता है, बीटा की कम है और बीटा तो डिफ्लेक्ट भी हो जाता है बिकॉज इसका अपना मास भी बहुत कम है। तो बीटा का देखें ऐसे स्कैटर्ड पाथ होता है। और गामा की तो आयनाइजेशन एबिलिटी बहुत ही कम है, तो गामा में आपको कोई डेफिनेट पाथ नहीं मिलता। Right? Alpha particle leave thick, straight and continuous track due to intense ionization produced by them as shown in this figure. Beta particle form thin and discontinuous track extending in erratic manner showing frequent deflection, and gamma ray leave no definite track along their path. Length of cloud track has been found proportional to the energy of incident particle. जितनी ज्यादा energy का particle incident होगा उतनी ज्यादा length होगी उस track की, right? अंदर उस ट्यूब के अंदर। तो आप एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे उस ट्रैक की लेंथ को देखकर। आप हाई पोटेंशियल अक्रॉस अराउंड 1 किलो वोल्ट का अप्लाई करते हैं टॉप एंड बॉटम पर, ताकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जो अंदर जो अनवांटेड आयंस हैं चेंबर के अंदर उनको क्लियर कर दे और अंदर जो मौजूद मटेरियल है वो वापस रेडी टू यूज हो जाए। ट्रैक जो देखे जा रहे हैं वो उन रेज के हैं जो चेंबर में से उस वक्त पास हो रही है जब एक्सपेंशन हो रही है। आप इस चेंबर को मैग्नेटिक फील्ड में भी रख सकते हैं। अच्छा, मुझे पता मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में प्रोवाइड की है जो उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज कर रहा है। आप इस पूरे चेंबर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये अल्फा और बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी होंगे, राइट?
पाथ जो है वो बेंट पाथ आपको मिलेगा, और वो जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से उस बेंट पाथ को, उसके रेडियस को देखते हुए आप इन पार्टिकल्स के चार्ज, मास और एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यस, विल्सन क्लाउड चेम्बर ने बहुत सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी में एक मेन रोल प्ले किया है। अभी रिसेंटली आई गेस एक पार्टिकल, आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द नेम, लेकिन रिसेंटली रिसर्च में विल्सन विल्सन क्लाउड चेम्बर का नेम था, बिकॉज इसने अभी भी कोई पार्टिकल डिटेक्ट किया है, लाइक उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसका मास क्या है, उसकी एनर्जी क्या है एंड सो ऑन। तो अगर आपसे विल्सन क्लाउड के बारे में पूछा जाए तो ये इसकी एनर्जी भी बता सकता है पाथ की लेंथ को देखकर। ये आपको उसके मास और चार्ज और एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा एक और हमने क्या पढ़ा था, ये और क्या बताता है? अच्छा, पार्टिकल की डिटेक्शन बताता है, काउंट देता है आपको। देन नेक्स्ट वन इज गीगामूलर काउंटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या कोई लिंक अटैच किया है? सी दिस इज द लिंक, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन एक्सेस इट और नॉट। मैं जब ये पीडीएफ शेयर करूंगी तो मुझे देखकर बताइएगा इस लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन आप लोग के पास आ रहा है या नहीं, बिकॉज मुझे इन डिटेक्टर से रिलेटेड जो लिंक लगा कि आपकी बुक के हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Then the next one we have is Giga-Muller counter, जिसको GM counter भी कहते हैं। Of course, this G for Giger and M for Muller। जो मेरा अभी रिसर्च वर्क है, जो मेरा बीएस में था वो भी, और जो अभी एमफिल में भी मेरा रिसर्च वर्क है, रेडिएशन का ही काम है, तो उसमें भी जो मैं डिटेक्टर यूज कर रही हूँ, इट इज अगेन गीगा-मूलर काउंटर। तो इट इज अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर discharge in the tube results from the ionization produced by the incident radiation। सारे डिटेक्टर आयनाइजेशन पे ही काम कर रहे हैं। It consists of a stiff central wire, it is this one, acting as anode। कैसे एनोड के तौर पर काम करी, यहाँ मैंने कहीं इसको पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, राइट, यहाँ बैटरी के साथ फॉर सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाकर। देन उसके बाद है एक हॉलो मेटल सिलेंडर सी। ये एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेप है बट हॉलो, अंदर से खाली है। ये कैथोड के तौर पे काम करी। मैंने इसको कैसे कैथोड बनाया होगा, ऑफ कोर्स इसको कई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, एंड बीच में कोई रेजिस्टर भी तो होगा, राइट, जिसके अक्रॉस में देखूंगी कि कब सिग्नल आया कब नहीं आया। अंदर जो मेरे पास अंदर मैंने एक सूटेबल मिक्सचर रखा है, उसमें दो तरह की गैसेस होती है, एक प्रिंसिपल गैस होती है और एक क्वेंचिंग गैस होती है। यूजुअली आप इसके अंदर इनर्ट गैस लेते हैं, लाइक आर्गन हो गई या नेन हो गई, ये वाली गैसेस, और फिर उसको आप 0.1 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखते हैं। मैंने क्यों 1 जो कि नॉर्मल प्रेशर है उसके बजाय 0.1 पर क्यों रखा, बिकॉज प्रेशर जब आप रिड्यूस करते हैं तो अंदर मौजूद जो गैस है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अंदर आने वाले पार्टिकल से वो आसानी से आयनाइज हो जाएगी। तो दिस इज द ओनली रीजन के अंदर पोटेंशियल ये किया, प्रेशर ये किया। Up one end of the tube has a thin mica window to allow the entry of alpha or beta particles, जबकि the other end is sealed by a non-conducting material and carries the conducting pins for the two electrodes, जिसको आपने एक high potential around 400 provide किया है। यहाँ पे है ये वो मिका विंडो, पोरस विंडो होगी जहाँ से कोई पार्टिकल जो है वो एंटर हो सकता है, या अगर पोरस ना भी हुई तो भी इतनी पतली होगी कि कम से कम अल्फा बीटा इसको पेनिट्रेट कर सके। अच्छा, इस सेटअप में जो आपकी बुक में इन्होंने अंदर गैस फिल की है, प्रिंसिपल गैस, जिससे ये सारी आयनाइजेशन का आपने काम करवाना है, वो नेन गैस है। दिस इज द प्रिंसिपल गैस। फिर ब्रोमीन का इधर क्या काम है, ब्रोमीन यहाँ पर क्वेंचिंग गैस के तौर पर काम कर रही होगी। अभी हम आगे देखते हैं क्वेंचिंग गैस होती क्या है। ये तो हो गई गीगामूलर काउंटर की कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने आर्गन ही फिल किया। ये यहाँ पर बस बता रहे हैं कि अगर आप अंदर नियन और ब्रोमीन फिल करेंगे तो आपको इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, राइट। फिलहाल इन्होंने आर्गन फिल की है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस वन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने वोल्टेज इतना सेट किया है जो अंदर मौजूद गैस को डिस्चार्ज करवाने के लिए काफी हो, यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाए तो वो उस पर आकर चार्ज अपना डिलीवर कर सके। When radiation enters this tube, ionization is produced। वैसे ही स्ट्राइक करेगी हाई एनर्जी और वेलोसिटी के साथ आते हुए इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी, आयनाइजेशन कर दी। अब अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए और साथ में पॉजिटिव चार्जेस भी प्रोड्यूस हो गए। याद करें आपने सेंटर वाले रॉड को, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, ये मैं सिर्फ उसका सेंटर वाला पार्ट बना रही हूँ, चले ऐसे बना लेते हैं। ये जो इसमें सेंटर वाला रॉड है,
आपने इसको एनोड का है, राइट, आपने इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। कंसिडर करें ये बाहर, यहाँ से आ रहा है बल्कि ये बाहर से आया कोई पार्टिकल मेका विंडो से, अंदर मौजूद आर्गन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को इसने अलग कर दिया, पॉजिटिव पार्ट को इसने अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑफ कोर्स एनोड की तरफ आएगा, पॉजिटिव वाला ऑफ कोर्स कैथोड की तरफ जाएगा। वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है, free electrons are attracted towards positively charged central wire as they are accelerated towards the wire by a strong electric field. They collide with other molecules of the gas and knock out more electrons, which in turn do the same and produce a cascade of electrons that move towards the central wire. Let me just clear कि इन्होंने यहाँ पर क्या बात की है। कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बताती हूँ। यहाँ पर फॉर सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, इसने इस सेंट्रल वायर तक आना है, राइट, लेकिन आप साथ ही साथ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने एक अच्छा खासा पोटेंशियल भी प्रोवाइड किया है, राइट। और हमें पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। तो पार्टिकल इस पॉइंट से जब तक वो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब तक ये इस एनोड तक आएगा, रास्ते में जो भी और आर्गन्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे इसे, फॉर सपोज यहाँ एक आर्गन का मिला, इसने क्या किया, उसको भी आयनाइज किया। अब एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो मुझे मिला, और आर्गन को आयनाइज करने पे जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो भी आ गया, राइट। इसने अपनी कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर की, बिकॉज इतना पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया कि इलेक्ट्रॉन के पास जो किनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ जब तक एनोड तक जा रहे हैं, रास्ते में और आर्गन आया, इसने भी एक और आर्गन को आयनाइज किया, एक इलेक्ट्रॉन वो, एक ये खुद, इसने भी एक और आर्गन को आयनाइज किया, एक इलेक्ट्रॉन वो, एक ये खुद। सी मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की जैसे जैसे वो एनोड की तरफ जा रहे हैं हाई पोटेंशियल की वजह से। इसको आप कहते हैं कैस्केड। अब ये बात वापस से पढ़ें, सी इट सेज यहाँ से as they are accelerated towards the wire by a strong electric field, they collide with other molecules of gas and knock out more electrons, which in turn do the same and produce a cascade of electrons that moves towards the central wire. अब ये सारे जब एक साथ आकर इस एनोड पर डिपॉजिट होंगे तो आपके काउंटर में सी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए। तो वो जो मैंने सर्किट पीछे पूरा बनाया था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाएंगे सी, इस रेजिस्टर से जब वो करंट पास होगा तो जो आपका काउंटर है वो एक पल्स रिकॉर्ड करेगा। काउंटर ने एक पल्स रिकॉर्ड की, इसका मतलब है एक रेडिएशन पार्टिकल इसने डिटेक्ट कर लिया है जो एंटर हुआ था। This makes a short pulse of electric current to pass through an external resistor. It is amplified and registered electronically. Electronically register होती है, फिर इसकी वजह से different तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि काउंटर एक बीप प्रोड्यूस करता है। काउंटर जो है वो उसको नोट डाउन कर लेता है। अच्छा, काउंटर यहीं पर पावर भी प्रोवाइड कर रहा है, यहीं पर जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया इसको स्केलर कह रहे हैं, ठीक है, याद कर लें स्केलर। Cascade of electrons produced by the entry of an ionizing particle is counted as a single pulse of approximately same size whatever the energy or path of the particle may be. See, this is the main drawback of Giga-Muller counter. दो पार्टिकल्स अगर आए, गीगा-मूलर उनकी एनर्जी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, दोनों के लिए सेम पल्स जनरेट करेगा। तो आप नहीं बता सकते कि कब कम एनर्जी वाला पार्टिकल आया, कब ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल आया। जबकि विल्सन क्लाउड में जो क्लाउड फॉर्मेशन थी उसकी जो लेंथ है वो एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, तो इसमें आप ये वाला काम नहीं कर सकते। फिर एक और अभी इन्होंने बात बताई थी, एक सिंगल पल्स काउंट होती है सेम साइज की, एनर्जी जो मर्जी हो और पाथ भी जो मर्जी हो, यानी ये अलग अलग पाथ भी नहीं ना दिखा सकता, वरना विल्सन क्लाउड तो अलग अलग पाथ भी दिखा रहा था, हम पाथ देख के भी समझ जाते थे कि कब अल्फा है, कब बीटा है और कब गैमा है। तो ये आपको न ये बताता है गैमा गीगा-मूलर काउंटर, न ये बताता है कि कौन सा पार्टिकल था, न ये बताता है उस पार्टिकल की एनर्जी क्या थी। तो इट कैन नॉट दस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल एज आउटपुट पल्सेस आर सेम। entire electron pulse takes up to 1 microsecond, यानी इलेक्ट्रॉन जहां भी इस ट्यूब में प्रोड्यूस हुआ है वो इस एनोड तक आने में तकरीबन 1 माइक्रोसेकंड लेता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब तक ये अंदर वाली गैस आयनाइज है और ये वापस से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती, बाहर से कोई दूसरा पार्टिकल अगर अंदर एंटर हो जाता है तो ये गीगा-मूलर काउंटर उस पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमारे लिए ये मसला ना होता बिकॉज 1 माइक्रोसेकंड एक बहुत कम टाइम है, राइट।
मसला नहीं होता, फौरन से पार्टिकल जो है अंदर मौजूद गैस जो है वो वापस से न्यूट्रलाइज होती, अगला पार्टिकल आता तो उसको फिर न्यूट्रलाइज गैस मिलती, वो आयनाइज करता और ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस होता। बट मसला ये है इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइटर पार्टिकल था, वो आ गया 1 माइक्रोसेकंड में इस एनोड तक, लेकिन जो आर्गन का आइन है वो एक मैसिव पार्टिकल है, वो भी तो पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर कैथोड की तरफ जा रहा होगा ना, जो सिलेंडर को आपने कैथोड का कनेक्शन दिया था, वो सेवरल 100 टाइम्स एज लॉन्ग लेगा एज टू रीच दी कैथोड, यानी इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गया माइक्रो सेकेंड्स में, कैथोड तक पॉजिटिव चार्ज जाने में एक्सपोनेंट -4 सेकेंड्स लेगा। वैसे तो ये भी उतना ज्यादा टाइम नहीं है, मिली सेकेंड्स में है, बट मसला क्या है मिली सेकेंड तक के टाइम में अगर बाहर से कोई दूसरा रेडिएशन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो आपका जीएम काउंटर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो वैसे तो बहुत स्मॉल है, लेकिन इतने सेंसिटिव मैटर में आपको जहाँ रेडिएशन डिटेक्ट करनी है वहां ये स्मॉलर अमाउंट, ये जो स्मॉलर इंटरवल है ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इस टाइम को जो चार्जेस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाने के लिए लेते हैं और जिस दौरान बाहर से आने वाला कोई और दूसरा पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हो सकता, इस टाइम को इस काउंटर का डेड टाइम कहा जाता है, राइट। इस दौरान बाहर से आने वाला और कोई पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हो सकता, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। When positive ion strike the cathode, secondary electrons are emitting from the surface. These electrons could be accelerated to give further spurious count. एक और मसला ये भी है, वो जो पॉजिटिव आइंस है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो जब यहाँ पर आए एनोड से होते हुए उन्होंने एक पल्स जनरेट कर ली, जब पॉजिटिव आइन यहाँ पर ऊपर जाएंगे और वो इस कैथोड को स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव आइन तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। अब उसका क्या मसला है, वो इलेक्ट्रॉन वापस रास्ते में एनोड तक आने की कोशिश करेगा, आते आते फिर जो बीच में पार्टिकल्स आएंगे उनको आयनाइज करेगा। मेरा काउंटर एक बार काउंट कर चुका है जब पहली इलेक्ट्रॉन की पल्स उसको मिली थी, राइट। बट ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आया है इसको इन्होंने स्प्यूरियस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, एक फॉल्स इलेक्ट्रॉन है, राइट। स्प्यूरियस इलेक्ट्रॉन नहीं, इस काउंट को स्प्यूरियस काउंट का नाम दिया। यानी ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आया, अब जब ये वापस एनोड तक आएगा एक और पल्स जनरेट होगी, बिकॉज रास्ते में ये भी कैस्केड क्रिएट करता हुआ आएगा, तो उसी एक पार्टिकल के आने की वजह से आपका जीएम काउंटर एक के बजाय 2 काउंट दे रहा है, राइट। तो इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हम अंदर सिर्फ अपनी प्रिंसिपल गैस जो इस केस में आर्गन थी उसके साथ एक क्वेंचिंग गैस भी यूज करते हैं। क्वेंचिंग का यूजुअली मतलब जो लेमन लैंग्वेज में है वो कहते हैं पलट कर झपटना, लाइक ये वर्ड यूज होता है। तो क्वेंचिंग गैस क्या करेगी, वो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच कर लेगी, इसीलिए ये रॉन्ग काउंट वाला मसला तो कम से कम हल हो जाएगा। डेड टाइम हालांकि इसका काउंटर का अभी भी है, आप डेड टाइम को कम करवा सकते हैं लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं करवा सकते। दिस इज द रीजन कि ये जो जीएम काउंटर है, आप इसका एक ड्रॉबैक ये भी नोट डाउन करें, ये बहुत हाई काउंट्स नहीं ले सकता, बहुत भी हो तो 1 सेकेंड में मैक्सिमम 100 रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। अगर काउंटर तक 1 सेकेंड में 100 से ज्यादा रेडिएशंस आ रही है तो फिर गीगर मूलर काउंटर आपको सही रीडिंग नहीं देता। यहाँ पर देख लें, डेड टाइम इज द टाइम आफ्टर ईच इवेंट ड्यूरिंग विच द सिस्टम कैन नॉट रिकॉर्ड अनदर इवेंट। और यही जो बात यहाँ पर एक क्वेंचिंग वाली वो मुझे लगा बुक में शायद उतने अच्छे अल्फाज में नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एडिट किया। Positive ions move from positively charged central wire to the negatively charged wall and are neutralized by gaining an electron. These atoms then return to their ground state. वहां पे उन्होंने न्यूट्रलाइज तो हो गए, बट न्यूट्रलाइज होने के बाद भी अभी वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, अभी वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है। और ऑफ कोर्स एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो फोटोन एमिट करेंगे। अब ये फोटोन भले अल्फा या बीटा नहीं है, कोई मैसिव पार्टिकल नहीं है, लेकिन है तो पार्टिकल, रेडिएशन है ना एक तरह की। तो ये फोटोन जो इमिट हुआ है उस सिलेंडर के अंदर ही ये अंदर मौजूद गैस को आयनाइज करेगा, फिर स्प्यूरियस सेकेंडरी डिस्चार्जेस जो है वो ओरिजिनेट होंगे। आपकी बुक में डायरेक्टली लिखा है ना कि कैथोड इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी, वो ऐसे इमिट नहीं हो रहा, ये वाला काम है बीच में। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस आयनाइजेशन, जो गामा ने किसी अंदर वाले पार्टिकल को आयनाइज करवा के क्रिएट करवाए हैं, अब ये भी जब सेंट्रल वायर की तरफ जाएंगे ये भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे जाते जाते,
राइट लेकिन ये चार्ज पल्स अनरिलेटेड टू द रेडिएशन है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे बिकॉज ये उस रेडिएशन की वजह से नहीं आई, ये तो अंदर ही जब पॉजिटिव आइन ने कैथोड पर जाकर न्यूट्रलाइज हुआ तो वहां से जो गैमा रे इमिट हुआ ये तो उसकी वजह से आ रही है पल्स, तो ये हमारी डिटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एक स्पीरियस, ये एक फॉल्स पल्स है। तो ये मसला आ रहा था मेरे पास, इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, क्वेंचिंग का प्रोसेस। अब क्वेंचिंग भी दो तरह की होती है, एक गैस क्वेंचिंग होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग होती है। आपकी बुक में गैस क्वेंचिंग को एक्सप्लेन किया है ज्यादा, उसके लिए हम क्या करते हैं अंदर एक और गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपकी बुक के हिसाब से वो ब्रोमीन है, कोई भी हेलोजन गैस। और हेलोजेंस हम क्यों उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये आसानी से कर लेते हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, हेलोजन हम क्यों इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें भी खास तौर पे ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत कम है। हेलोजन गैस टू प्रिवेंट स्पीरियस पल्सिंग बाय क्वेंचिंग द इलेक्ट्रॉन एवलांच, ये जो हमने पीछे पढ़ा ना कि इसको कैस्केड कहते हैं, इसके लिए कभी कभी एवलांच का वर्ड भी यूज होता है, मल्टीप्लाई होते जाना। Geiger counter should not give spurious pulses and should recover quickly to the passive state. Passive state कौन सा, जब अंदर मौजूद गैस वापस से न्यूट्रलाइज हो जाए और अंदर आने वाले पार्टिकल को वो वापस से डिटेक्ट कर सके। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट रेडिएशन हम ये चाहते हैं, तो इसीलिए हमें क्वेंचिंग करवानी होगी। क्वेंचिंग गैस मॉलिक्यूल हैव अ वीकर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन देन द चैम्बर गैस डज। ये जो आप अंदर गैस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, फिर दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है, यानी कोई दूसरी गैस इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से लेकर जा सकती है। The ionized atom of the chamber gas readily takes electron from the quenching gas। तो जो पहले आर्गन का आइन था ना, जो सरफेस पर जाकर यानी कैथोड तक जाकर सिलेंडर तक जाकर वहां पर न्यूट्रलाइज हो रहा था, इसके बजाय वो आर्गन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो अंदर मौजूद जो क्वेंचिंग गैस है, जो ब्रोमीन है, क्योंकि क्वेंचिंग गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तो वो आर्गन आराम से ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। See, does the ionized molecule of quenching gas reach the chamber wall instead of the chamber gas? चेम्बर गैस ये प्रिंसिपल गैस को कह रहे हैं जो आर्गन है, और क्वेंचिंग गैस ये यहाँ पर ब्रोमीन को कह रहे हैं। अब कह रहे हैं आर्गन ने तो क्वेंचिंग गैस यानी ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन अब क्योंकि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो तो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, वो जाएगा सिलेंडर की तरफ। कैथोड पर जाकर जो आपके पास ब्रोमीन है ये भी वहां पर जाकर न्यूट्रलाइज तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन उससे अब वो एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही जो आगे जाकर फर्दर कोलिजन्स करवा सके, राइट। तो क्वेंचिंग को ओवरकम करने के लिए ऐसे आपने, क्वेंचिंग को कह रही हूँ, स्प्यूरियस काउंट को ओवरकम करने के लिए आपने ये गैस क्वेंचिंग का मेथड यूज किया, इसको आप सेल्फ क्वेंच भी कहते हैं, ठीक। दिस गैस क्वेंचिंग इज कॉल्ड सेल्फ क्वेंचिंग। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग, जिसको एक्टिव क्वेंचिंग का नाम देते हैं, वो भी होती है जीएम काउंटर्स में। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे ही एक पल्स रिकॉर्ड हो जाती है, साथ ही जो एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो कैथोड पर आर्गन के स्ट्राइक होने से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो भी गया है तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल पर है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल पर है, राइट, बिकॉज यहाँ वाले का पोटेंशियल इसका ज्यादा नेगेटिव होगा और इसका या तो पॉजिटिव होगा या कम नेगेटिव होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक होने की वजह से अगर रिलीज हो भी गया है तो वो इधर नहीं आएगा, और जब वो इधर नहीं आएगा तो आगे जाकर कोई काउंट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। उसके अलावा सेल्फ क्वेंचिंग भी है। एंड ये देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी क्रिटिकल वैल्यू से डिक्रीज कर देते हैं, स्विच करवा दिया, ये कभी कभी ये करते हैं इस नेगेटिव वाले पे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, ये जो जिसको आपने पहले एनोड कहा था, इस पर ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसकी वजह से पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं प्रोड्यूस हो भी गया है वो आते हुए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करवा सके। तो दिस नेगेटिव वोल्टेज जो आपने यहाँ एनोड को प्रोवाइड कर दिया है, दिस रिमेन्स अंटिल ऑल दी पॉजिटिव आयंस आर कलेक्टेड एट दी कैथोड, सारे कैथोड पे कनेक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर ऑफ कोर्स बाकी कोई सेकेंडरी स्पूरियस पल्सेस काउंट नहीं होती। गीगर मूलर काउंटर पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पार्टिकल्स की रेंज को कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन आप काउंट रेट जो है वो
डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? आप इसके अंदर एक मेटल प्लेट इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है। सोर्स और ट्यूब के दरमियान आप कोई मेटल प्लेट इंसर्ट करवा दें, फिर हमें पता अगर कोई मेटल है और उसकी कुछ थिकनेस है तो वो कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो आप इस एब्जॉर्प्शन को देखकर बता सकते हैं कि अच्छा जो पार्टिकल इसमें इंसिडेंट हुआ था उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या थी। अदरवाइज आप एनर्जी से रिलेटेड तो कुछ बता नहीं सकते। फिर वही बात कि इट इज नॉट सूटेबल फॉर फास्ट काउंटेड बिकॉज ऑफ इट्स डेड काउंट, रिलेटिवली लॉन्ग डेड टाइम की वजह से। तो मिली सेकेंड्स में होता है वैसे तो इसका डेड टाइम, लेकिन काउंटिंग को लिमिट करता है। फ्यू हंड्रेड पर सेकेंड, नॉट 100, फ्यू हंड्रेड पर सेकेंड काउंट कर सकता है, उससे ज्यादा पर ये इनएफिशिएंट हो जाता है। बिकॉज फिर कुछ पार्टिकल्स उस टाइम आ रहे होंगे जब डेड टाइम चल रहा होगा, तो वो आ भी जाए तो काउंटर ने उसको डिटेक्ट नहीं करना। फिर क्या किया जाए अगर काउंट रेट बहुत ज्यादा हो? ऑफ कोर्स अगर काउंट रेट बहुत ज्यादा है तो फिर आप यूज करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। अच्छा ये पॉइंट इधर के लिए नहीं था। आप यूज करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। ये लास्ट डिटेक्टर है राइट आपके कोर्स का। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर मेरे ख्याल में तो आपको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए बिकॉज कुछ भी नहीं है, एक पीएन जंक्शन है, राइट। पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। Solid state detector is a specially designed p-n junction operating under a reversed bias in which electron hole pairs are produced by the incident radiation to cause a current pulse to flow through the external circuit. Detector is made up of a p-type silicon या germanium and n-type thin layer is produced by doping the top surface with a donor type impurity. See, mainly it is a p type, लेकिन ऊपर एक thin layer है किसकी? n टाइप वाले रीजन की भी। एंड ऑफ कोर्स आपने इसको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रोवाइड करना है ना, तो उस गुड कनेक्शन के लिए आपने टॉप पर और बॉटम पर कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए हैं गोल्ड की लेयर के जरिए, राइट। एक्सटर्नल सर्किट से कांटेक्ट दे दिया। अब ये ऊपर गोल्ड की भी कुछ ना कुछ थिकनेस है और इस एन टाइप मटेरियल की भी कुछ ना कुछ थिकनेस है, लेकिन ये इतना थिन है कि आप ऐसे सपोज करें कि जो रेडिएशंस इंसिडेंट होती हैं उनके लिए सरफेस पे बस डिप्लीशन रीजन ही है, राइट। बिकॉज वो दोनों थिकनेस तो बहुत कम है। पार्टिकल ऑफ कोर्स वहां से पास होते हुए कुछ एनर्जी उसकी लूज होगी, लेकिन वो इतनी थिन रीजन है कि बहुत कम लॉस ऑफ एनर्जी होता है सी इंसिडेंट पार्टिकल का। और पार्टिकल आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली डिप्लीशन रीजन पर आया है, राइट। दिस इज नोन एज सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। अभी आ गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में तो पता है हमें कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। और यूजुअली ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें ना पॉजिटिव चार्ज बचता है फिर ना नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इक्वल होते हैं ना। अब यहाँ पर डिटेक्शन कैसे होगी? बाहर से ये जो पार्टिकल आया गोल्ड लेयर से और एन टाइप मटेरियल से होता हुआ ये जब डिप्लीशन रीजन में आया तो अंदर मौजूद एटम्स को इसने आयनाइज कर दिया, यानी अब इसने अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेट किया है। सी, और मैंने क्या किया है, मैंने वैसे इस पीएन जंक्शन को रिवर्स्ड बाइस रखा हुआ है। मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पर कोई भी करंट जो है वो पास नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि मैंने रिवर्स बाइस रखा है तो एक और रीजन क्या है इसका, डिप्लीशन रीजन जो है वो मेरे पास ब्रॉड है। जितना ब्रॉड डिप्लीशन रीजन उसका मतलब है इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है अंदर आयनाइजेशन क्रिएट करने की। वैसे कोई करंट पास नहीं हो रहा होता सर्किट में, लेकिन जब इंसिडेंट पार्टिकल पेनिट्रेट करता है डिप्लीशन रीजन में वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है। अब पेयर जो है उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो आपने यहाँ पर इसको बैटरी से सप्लाई प्रोवाइड की पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे नेगेटिव से रिपेल होकर, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे पॉजिटिव से रिपेल होकर। इस तरह पूरे सर्किट में इस रेजिस्टर से कुछ करंट पल्स जो है वो पास होगी, और जब वो करंट पल्स यहाँ से पास होगी तो काउंटर जो है ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है वो उसको एक काउंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेगा। सी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होगा रेजिस्टर के अक्रॉस और जो है एम्पलीफाई होकर स्केलर यूनिट में रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन इसमें पल्स का साइज आपको एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के बारे में बता सकता है, यानी अगर कम एनर्जी का पार्टिकल इधर अंदर एंटर हुआ होगा तो जो पल्स जनरेट हुई होगी उसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख लें।
और अगर कोई हाई एनर्जी वाला पार्टिकल आया होगा तो ऑफ कोर्स उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किए होंगे, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए होंगे और सर्किट में ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यस, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक मेन पॉइंट तो इसका ये है कि ये आपको एनर्जी भी बताता है, पार्टिकल की एनर्जी कंपेयर करके बता सकता है। और दूसरा मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये बहुत लो एनर्जी के पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये डिटेक्ट कैसे कर रहा है? अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, इस मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो कोई एटलीस्ट कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी कम से कम भी 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर वो भी कहीं इस डिटेक्टर के अंदर आ गया तो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके एक आउटपुट पल्स जनरेट करेगा। तो यस, ये लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और दूसरा मेन एडवांटेज जो जीएम में हमारे पास एक ड्रॉबैक था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो देर उन पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल तक और नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव टर्मिनल्स तक आने में लगती है, राइट, वो यहाँ पर कलेक्शन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो यहाँ पर बहुत स्मॉल है। इसीलिए बहुत फास्ट डिटेक्शन के लिए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बड़े आराम से यूज हो सकता है। और एक और फायदा, साइज इसका बहुत स्मॉल है, इवन पॉकेट साइज, राइट। तो लो वोल्टेज पर भी ऑपरेट करता है। हमने पीछे पढ़ा था जीएम काउंटर को ऑलमोस्ट 400 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ रहे थे, राइट। तो इसको एक तो उतना वोल्टेज भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, ऊपर से ये एनर्जी भी बता देता है पल्स के साइज के फॉर्म में, और फिर ये बहुत लो एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो आपने इन तीनों को कंपेयर करना है, तीनों के एडवांटेजेस क्या है, तीनों के ड्रॉबैक्स क्या है, वो आपने नोट डाउन करने हैं, बिकॉज आपके एसएलओज में लिखा है इसके बारे में, और पास पेपर में विल्सन आया है अगर, तो ऑफकोर्स सॉलिड स्टेट भी आ सकता है, कभी जीएम काउंटर भी आ सकता है। सर्किट्स ऑफ फोर्स आपको याद करने, मेरा नहीं ख्याल काउंटर के सर्किट में कुछ बहुत डिफिकल्ट है, आप इसकी थियोरी पढ़ेंगे तो सर्किट तो खुद ब खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने एक लिंक ऐड किया है, अगर आप लोग इसे कॉपी ना कर सके तो जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल, ताकि मैं जीसीआर पे इस लिंक को भी अटैच कर सकूं। दिस इज वेयर वी एंड डिटेक्टर्स वाले टॉपिक। इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने रेडिएशन की इंटरैक्शन पढ़ी है मैटर के साथ, तीनों रेडिएशन के साथ में हमने तीनों डिटेक्टर्स पढ़ लिए हैं। ऑफ कोर्स बच्चे एक बात जहन में रखें, इस चैप्टर में आपसे एमसीक्यू के अलावा 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आप डिटेक्टर्स को या किसी भी टॉपिक को इतनी ज्यादा डिटेल में याद नहीं भी करते, वैसे तो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन लिखने का मटेरियल एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए कि अगर वो टॉपिक 3 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसमें लिख सकें। देन नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करें, आपके पास पेपर का ही, पास पेपर कह रही हूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ही है, डिफरेंशिएट करें फिजन और फ्यूजन रिएक्शन को। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेंगे और फिर खुद ब खुद इनको डिफरेंशिएट करने के पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस है। रेडियो एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की अभी तक, जो हम अल्फा बीटा और गामा पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा अभी तक हमने नेचुरल रिएक्शंस को पढ़ा, राइट, कि कैसे रेडियम 226 है, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करके रेडोन 222 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। न्यूक्लियर चार्ज भी कंजर्व रहता है, मास नंबर भी कंजर्व रहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये न्यूक्लियर इक्वेशन कहलाती है, राइट। ये जो रिएक्शंस हमने पढ़े थे ये खुद ब खुद हो रहे थे, राइट। इसको आप स्पॉन्टेनियस या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम भी देते हैं। रदरफोर्ड वाज द वन जिसने डिस्कवर किया कि नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके के अलावा और भी न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो फोर्सफुल होते हैं, जिसको आप खुद करवाते हैं, जिसके लिए वर्ड यूज होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें कह रहे हैं कि खुद कैसे होगा, ये पार्टिकल ये खुद से डिके नहीं कर रहा, यकीनन ये खुद कोई स्टेबल होगा, ये रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल पार्टिकल नहीं होगा, एटम नहीं होगा, इसीलिए ये डिके नहीं कर रहा। अगर मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझे किसी तरह रेडियो एक्टिविटी मिले तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले इस पार्टिकल को अनस्टेबल करवाना है, किसी तरह एक्साइट करवाना है कह लें, या अनस्टेबल करवाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। आप अपने स्टेबल एलिमेंट पर कोई दूसरा पार्टिकल, लेट्स जस्ट कॉल इट एक्स, उसको बम्बार्ड करवाते हैं। इनके रिएक्शन के बाद रिजल्ट में आपको एक दूसरा एलिमेंट मिलता है विच इज दिस कैपिटल वाई, और ऑफ कोर्स साथ में ये स्मॉल वाई भी है। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया, ये था नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन के एक एलिमेंट पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया। सी दिस इज नाइट्रोजन, इस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया। नाइट्रोजन खुद ब खुद डिके नहीं था हो रहा, किसी और डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं था हो रहा, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल को इस पर बम्बार्ड करवाया तो ये ऑक्सीजन के एक आइसोटोप में कन्वर्ट हुआ और साथ में ये एक प्रोटोन एमिट हुआ। कभी आप जब ये वाला सिंबल देखेंगे तो समझ जाएंगे प्रोटोन है, एक प्रोटोन, बिकॉज यहाँ पर तो प्रोटोन नंबर होता है, और यहाँ पर भी जेड है। जेड तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन को कहते हैं। अगर इसके पास एक प्रोटोन है और मास नंबर भी प्रोटोन ही है, इसका मतलब यकीनन न्यूट्रॉन जीरो होगा, राइट। और मैं इसको H से क्यों रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटोन होता है, राइट। वैसे तो सराउंडिंग में ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट अगेन हीलियम के लिए भी तो हमने He से रिप्रेजेंट कर लिया था, हालांकि दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते अल्फा पार्टिकल के पास, तो हम सिर्फ न्यूक्लियस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। इसीलिए आप कभी इक्वेशन में ये सिंबल लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि प्रोटोन की बात हो रही है। सी नाइट्रोजन को डिके करवा दिया किसमें, ऑक्सीजन में। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल एंटर्स द न्यूक्लियस देन एन एक्साइटेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन आर प्रोड्यूस्ड। बिकॉज डिके तो कोई एटम तब होता है नेचुरली जब वो एक्साइटेड होता है, तो आपने पार्टिकल स्ट्राइक करवाकर पहले इसको एक्साइट करवाया और फिर वो एक्साइटेड था तो ऑफ कोर्स उसने प्रोटॉन एमिट किया और वो स्टेबल हो गया। और रदरफोर्ड के इस एक एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे रेडियो एक्टिव लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत सारे, बस उसने एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। वो क्या है, चार्ज नंबर भी सेम होना चाहिए और मास नंबर भी। सी 7 + 2 is 9, 8 + 1 is 9, 14 + 4 is 18, 17 + 1 is 18। तो यस, न्यूक्लियर इक्वेशन तो सही है। यहाँ वही बात बता रहे हैं कि रिएक्शन से पहले और उसके बाद में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर भी सेम है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और आप इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते। ये उसी की एग्जांपल यही बता रहे हैं कि प्रोटॉन भी ऐड करें क्या आ रहा है और न्यूट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दोनों के देख लें क्या आ रहा है। A nuclear reaction can take place only when the total energy of the reactants, including the rest mass energy, is equals to the total energy of product। वही बात जो हमने आगे पढ़ी थी, न्यूक्लियर रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है। अभी मैं बताती हूँ मैंने क्यों कहा कि ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये वाला पॉइंट देखें, इट सेज अभी हमने रिएक्शन पढ़ा ना कि नाइट्रोजन के साथ एक हीलियम मिला, ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास है यू में ऑफ कोर्स 14.10, ये हीलियम के न्यूक्लियस का मास है सी 4.10। टोटल रिएक्टेंट्स का मास क्या आ गया, ये वाला। रिजल्ट में मुझे क्या मिला है, रिजल्ट में मुझे एक ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप, बिकॉज जो नेचुरली ऑक्सीजन होता है जो रेडियो एक्टिव वगैरह नहीं होता वो 816 वाला होता है। ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन और इसके साथ एक प्रोटॉन एमिट हुआ। ये रिएक्टेंट का मास था और ये प्रोडक्ट का मास था। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है। दिस शोज दैट टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन इज ग्रेटर देन द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टार्ट में मास कम था बट रिएक्शन के बाद मास ज्यादा हो गया। अब मुझे और आपको पता है वही बात जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि यकीनन स्टार्ट में मास तो ये था, साथ में कुछ एनर्जी भी होगी और एंड में मास के साथ साथ रिएक्टेंट तक आते आते कुछ एनर्जी भी है जो मास में कन्वर्ट हो गई है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मास डिफेक्ट कितना आ रहा है 0.0012 यू का, इतना मास ऐड हो गया है वहां पर जाते जाते। और हमें पता है कि 1 यू तो 391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। इसका मतलब है ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दो तरीके हुए, या तो किसी तरह रिएक्शन वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे इस मास को ऐड किया जाए, और अगर आप ये मास भी ऐड नहीं करवा रहे, कोई और पार्टिकल नहीं है जो रिएक्शन वाली साइड पे रिएक्टेंट्स में मौजूद है, तो फिर यकीनन जिस अल्फा पार्टिकल को आप स्ट्राइक करवा रहे हैं नाइट्रोजन के पास, उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसमें से ये वाला पार्ट बाद में प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट हो जाए। अभी हमें पता है जो मास हमारे पास इजाफी आया है उसका अगर मैं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालूं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो इट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 यू से रिलेटेड है, तो इस पूरे मास
का जो एनर्जी इक्विवेलेंट इट इज 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी इस प्रोसेस में 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी भी प्रोडक्ट साइड पर आते आते मास में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे ये वही बात बता रहे हैं कि ये रिएक्शन तब पॉसिबल है या आप इतना एडिशनल मास ऐड कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो जो अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन पर बम्बार्ड कर रहा है इसके पास कम अज कम 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की किनेटिक एनर्जी हो जो बाद में मास में कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल जिस सोर्स से आया है अगर वो इतनी एनर्जी का अल्फा पार्टिकल प्रोवाइड कर सकती है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर यही इक्वेशन है आपके पास लेकिन आप कहते हैं कि इसमें जो अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यही सेम इक्वेशन, यही सेम न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सी दे आर सेइंग कि दिस वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। अब हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये हमने देख लिया कि न्यूक्लियर रिएक्शन वो सारे पॉसिबल हैं जिसमें ये कंजर्वेशन पूरी होनी चाहिए। और अगर कोई मास इजाफी आ रहा है तो यकीनन एनर्जी इधर आई होगी, अगर कोई मास कम है तो यकीनन मास डिफेक्ट हुआ होगा और वो बाइंडिंग एनर्जी में चली गई होगी। फिर ये कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक और खास बात ये है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल मिले थे और ऑक्सीजन और प्रोटॉन जो है वो जनरेट हुए थे। इसमें उसका उलट है, वही ऑक्सीजन और प्रोटॉन जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल भी जनरेट कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा, इस बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आते आते मास कम हो जाएगा और वो कम हुआ हुआ मास कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं इस हीलियम को वो किनेटिक एनर्जी मिल रही होगी। ये वही वाली बात। फिर इसी तरह किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। बेरिलियम था और उस पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, रिजल्ट में कार्बन मिल गया और उसके साथ एक पार्टिकल मिला। फिर इसको बैलेंस करवाया, इट इज 2 + 4 तो इट हैज टू बी 6, 6 यहाँ है इसका मतलब है यहाँ 0 जाएगा। इट इज 9 + 4 तो इट हैज टू बी 13, 12 इधर है तो 1 यहाँ पर जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रोटॉन है क्या इसके पास, नहीं कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ गया 0, लेकिन ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है, अगर प्रोटॉन 0 है और फिर भी मैं लिख रही हूँ 1 तो इसका मतलब है इसके पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन है। तो दिस n रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन, साथ में आप ये 0 और 1 भी लिख देते हैं बताने के लिए कि इक्वेशन बैलेंस कैसे हो रही है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता ना, तो सी चार्ज नंबर इसका 0 है। फिर न्यूट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन में बहुत मसला हुआ बिकॉज चार्ज पार्टिकल नहीं था, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करके इसको डिफ्लेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। फिर इन्होंने क्या किया, एक सोर्स थी जिसमें से आपके पास न्यूट्रॉन एमिट हो रहा था, राइट, ये आए वो न्यूट्रॉन जो बेरियम से जो है आपके पास एमिट आउट हुआ बेरिलियम से। इन्होंने इसको पैराफिन पर इंसिडेंट करवाया। पैराफिन में यूजुअली हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटॉन है हमारे पास ये एक तरह से। जब इस पर इंसिडेंट करवाया तो रिजल्ट में प्रोटॉन्स बाहर निकले। फिर उसी पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया कि अच्छा अगर एक मूविंग पार्टिकल था वो किसी दूसरे से कोलाइड कर रहा है और रिजल्ट में पहला वाला पार्टिकल नहीं मिल रहा, यकीनन वो रेस्ट पर आ रहा है और दूसरा बाहर आ रहा है, तो यकीनन इन दोनों का मास तकरीबन बराबर बराबर होगा, जब भी तो इलास्टिक रिएक्शन, इलास्टिक कोलिजन वाली ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और U1 बराबर हो रही है किसके, V2 के, राइट। इसको अप्लाई करते हुए इनको पता चला कि यकीनन फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन बराबर है। अच्छा, न्यूट्रॉन के रिएक्शंस की अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन आसानी से रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियस के साथ, ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है बिकॉज न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियस तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन से कोई रिपल्जन एक्सपीरियंस करता है और ना ही न्यूक्लियस तक पहुंचने के बाद ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से कोई रिपल्जन एक्सपीरियंस करता है बिकॉज इसके ऊपर तो ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो यस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्ट कर सकता है। सी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाज अ रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत आसान हो गए थे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। ये तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अभी हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन देख लेते हैं। फिजन और फ्यूजन में कुछ नया नहीं है, वही जो आपने 10M में भी पढ़ा है। ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने इन्होंने डिस्कवर किया था कि
जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, जब आप उसको यूरेनियम के एक आइसोटोप विच इज 92 to 35, इस पर जब आप स्ट्राइक करते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, तो रिजल्ट में ये जो यूरेनियम है ये ब्रेक हो जाता है किसमें, दो तकरीबन इक्वल मास वाले पार्टिकल्स में। इट इज बेरिलियम, नहीं दैट इज बेरियम 56 141 एंड क्रिप्टोन 36 92, और साथ में तीन और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो, तीन और न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे थे, राइट इस रिएक्शन को हमने फिजन का नाम दिया। डेफिनेशन देख लें, सच अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम splits up into two nuclei of roughly equal size along with the emission of energy during this reaction, it is called फिजन रिएक्शन। अच्छा, फिजन में और नॉर्मल रिएक्शन में क्या फर्क था रेडियो एक्टिविटी वालों में? रेडियो एक्टिविटी में जब कोई रिएक्शन होता था ना, इवन अगर आप रेडोन को भी कंसिडर करते हैं, रेडियम अगर था 226 वाला, वो कोलिजन के बाद रेडोन 224 में कन्वर्ट 222 में कन्वर्ट होता था, और साथ में एक हीलियम आता था। नेचुरल में ऐसा होता था कि जो दो रिजल्ट में पार्टिकल्स मिलते थे उन दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा फर्क होता था, एक लाइटर एलिमेंट मिलता था और एक साथ बाकी का मिल जाता था। फिजन में दो तकरीबन बराबर के मासेस वाले जो है आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, और साथ में आपको तीन न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, कहीं पे आता है दो न्यूट्रॉन्स, कहीं पे आता है तीन न्यूट्रॉन्स किसी रिएक्शन में, तो ऑन एवरेज कभी आप देखेंगे वो कहते हैं 2.5 न्यूट्रॉन्स, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में 2 और 3 का ऑप्शन मिलता है तो 3 लगा दें। ये है अगेन आपके पास पेपर में आपसे कहा है फिजन रिएक्शन की इक्वेशन लिखें। दिस इज फिजन रिएक्शन की इक्वेशन। यूरेनियम 92 to 35 जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्ट किया, रिजल्ट में बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, और ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये क्यों? उस एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता चला फिजन में जब यूरेनियम जो है ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यस, फिजन को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी लिया जा सकता है। फिर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मासेस और चार्जेस में यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं है। देख लें पीछे वाली इक्वेशन, 92 0, 95 plus 36 it is 92, 235 plus 1 it is 236, 141 plus 92 plus 3 it is 236। मैंने इसको 3 क्यों लिया? एक न्यूट्रॉन के लिए 1, और यहाँ तीन न्यूट्रॉन्स की बात आ रही है ना, तो मैं इक्वेशन में 3 काउंट करूंगी इसे। तो यस, बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ ये आपको फिजन का रिएक्शन दे रहे हैं कि ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, इसने यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट किया और यूरेनियम ब्रेक हुआ दो स्मॉलर पार्ट्स में, और साथ में ये तीन न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो गए। अब यहाँ पर हम ग्राफ देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। अच्छा, यहाँ पे हम नहीं देख रहे उस ग्राफ को, ये पिछले वाले ग्राफ का हवाला दे रहे हैं कि ये हैवी पार्टिकल ब्रेक होकर स्मॉलर पार्टिकल्स में गया है, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी के लिए। डायरेक्टली ऐसा नहीं था हो रहा, बीच में एक स्टेप था जो इन्होंने मिस किया। इन्होंने कहा जब आप यूरेनियम 92 235 को न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो ये यूरेनियम 92 236 में कन्वर्ट हो जाता है। सी एक न्यूक्लियॉन बढ़ गया इसमें, तो ये 236 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो 236 है ये अनस्टेबल है, ये एक्साइटेड है, ये ब्रेक होता है स्टेबल होने के लिए दो लाइटर न्यूक्लियाई में। याद करें पीछे जो हमने बाइंडिंग एनर्जी का टेबल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हैवियर एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए लाइटर में कन्वर्ट होते हैं। तो सी ये दो लाइटर एलिमेंट्स में ब्रेक हुआ और साथ में कंजर्वेशन के लिए तीन न्यूट्रॉन्स भी एमिट हुए। तो सी ग्राफ आपको बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो मिडिल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जो मिडिल वाले एलिमेंट्स है उसकी ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और लाइटर और हेवियर एलिमेंट्स दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, यानी वो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ यूरेनियम क्या है आपके पास, इट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और हमें पता था मैक्सिमम जो है वो 8 पॉइंट समथिंग थी। जो आपके पास बेरियम और क्रिप्टोन आ रहे हैं उनकी क्या है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो सी आपका जो रिएक्टेंट है वो लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वो स्टेबल हो रहा है। तो जब यूरेनियम न्यूक्लियाई ब्रेकअप होता है तो कुछ बेरियम और क्रिप्टोन में ब्रेक होने के साथ साथ जो डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आता है इट इज 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियॉन, ये एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अगर आपको पता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है
पर न्यूक्लियॉन, ये एक न्यूक्लियॉन की है। यूरेनियम के पास टोटल कितने न्यूक्लियॉन थे? 235। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि फिजन रिएक्शन में, यूरेनियम के फिजन रिएक्शन में टोटल कितनी एनर्जी इमिट आउट होती है, तो आप कहेंगे पर न्यूक्लियॉन 0.9। अगर मैं टोटल चाहती हूँ तो इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मुझे पता चल गया कि अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ब्रेक होने से जनरेट होती है। सी दिस इज द रीजन कि आजकल फिजन से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, बिकॉज सोर्स है ना एनर्जी का, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है, हमेशा जरूरी नहीं है कि जब भी फिजन हो तो बेरियम और क्रिप्टोन ही बने। ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार फिजन यूरेनियम का ही हो। अगर आप फिलहाल सिर्फ यूरेनियम के फिजन को कंसिडर करें तो बेरियम और क्रिप्टोन के अलावा सी और भी पॉसिबिलिटीज हैं। बट एक चीज आपने देखनी है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। 92 प्लस 0 इज 92, 50 प्लस 42 इज 92, और ये तो 0 है। 235 प्लस 1 236, इन दोनों को और 3 को ऐड करें, यू विल गेट 236। तो यस, यूरेनियम जरूरी नहीं है कि हर बार बेरियम और क्रिप्टोन में ब्रेक हो, बस ये तकरीबन 2 इक्वल मास वाले एलिमेंट्स में ब्रेक होगा। ये देखें, और यूरेनियम की एक और फिजन दिखाई है, विच इज दिस वन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट, 2 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कहीं 2 आएगा और कहीं 3 आएगा। तो फिजन, यूरेनियम के ही फिजन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। और जो प्रोडक्ट के तौर पर आता है जैसे बेरियम और क्रिप्टोन, ये खुद भी रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर कह रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यूरेनियम ही फिजन रिएक्शन दे, और भी हैवी एलिमेंट्स वो भी ब्रेक होते हैं स्टेबल होने के लिए। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे कलाइड करता है तो वो फिजन देता है। इसके अलावा प्लूटोनियम भी फिजन रिएक्शन देता है, राइट। और भी देते हैं लेकिन यूजुअली हमारे पास ये दोनों यूज होते हैं। ठीक, तो ये अभी हमने बेसिक फिजन पढ़ा। अब एक तो है फिजन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, एटम बॉन्ड्स में ये अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन अभी देख लेते हैं, कौन सा फिजन चेन रिएक्शन है। इट इज दिस वन, के फॉर सपोज ये यूरेनियम था, ये ब्रेक हुआ बेरियम और क्रिप्टोन में, साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हुए, 1 2 3। अब ये न्यूट्रॉन आगे जाकर एक और यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट करेगा, वो फिर बेरियम में ब्रेक हुआ, क्रिप्टोन में ब्रेक हुआ, साथ में और 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट किए। यही सेम काम ये करेगा और ये भी करेगा। तो स्टार्ट में 1 न्यूट्रॉन आया था, फिर 3 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 27 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ये होता है एटम बॉम्ब वाले केस में। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, राइट। बहुत लंबे टाइम तक चलता जाता है। इसके मुकाबले में एक कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन भी आता है हमारे पास। उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये फिजन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रोल्ड हो तो ये न्यूट्रॉन है जो आगे जा जाकर मजीद चेन को कंटिन्यू करें। अगर मैं किसी तरह इन न्यूट्रॉन के नंबर्स को कंट्रोल कर लूं तो मैं फिजन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, हम ये जो इमिट होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं इनको कंट्रोल करके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सी, अगर आप इन न्यूट्रॉन को जो फिजन से क्रिएट हो रहे हैं आप इनको सही से यूज करें तो आप मजीद कंटिन्यूस चेन्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन चेन रिएक्शन। अब सपोज करें कि आपके पास यूरेनियम है, कोई स्लो न्यूट्रॉन उसको स्ट्राइक करता है, फिजन रिएक्शन हो गया यूरेनियम के एक एटम का, इससे 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए। अगर कंडीशंस एप्रोप्रिएट है तो ये 3 न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम के एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो सकता है और एक्सप्लोजन होती है, राइट। फिर हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ऐसी कंडीशंस जनरेट कर लें जिसमें हम सिर्फ एक न्यूट्रॉन को यूटिलाइज करें और बाकी 2 को हम किसी तरह हटा दें, राइट। जैसे इट इज दिस वन, एक न्यूट्रॉन आया यहां से, ये यूरेनियम था, स्ट्राइक किया, 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, 1 2 3। इसमें से सिर्फ एक है जिसने एक और यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट किया और फिजन को कंटिन्यू किया। तो हम न्यूट्रॉन के अमाउंट को कंट्रोल करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें, इंसिडेंट हुआ, 3 आए, 1 2 3, एक चला गया बट बाकी 2 ने मजीद फिजन की चेन को कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर देख लें,
फिर आपको 2 की कंटिन्यूएशन दिखा रहे हैं, इसी तरह आप 3 की कंटिन्यूएशन भी करवा सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फिजन चेन रिएक्शन, अगर आप बाकी 2 को हटा देते हैं और कोई एक न्यूट्रॉन ही हर बार प्रोड्यूस होने वाले 3 में से कोई एक है जो आगे मजबूत जाके यूरेनियम से इंटरैक्ट करेगा और बाकी 2 कहीं ना कहीं स्केप हो जाएंगे या वो किसी दूसरे मीडियम में स्केप हो जाएंगे, यूरेनियम के अलावा एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसी दूसरे मीडियम में, तो ये जो आपका चेन रिएक्शन है ये उसी स्पीड से फॉलो करेगा जो स्टार्ट में थी, बिकॉज स्टार्ट में भी एक न्यूट्रॉन आया था और आगे भी हर बार एक ही न्यूट्रॉन मिल रहा है मजीद इस चेन को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये इनिशियल स्पीड से ही कंटिन्यू करेगा। इसके लिए ये जो इन्होंने फिगर बताई है कह रहे हैं उसको देख लें, एंड सो एंड पूरा उसी को एक्सप्लेन किया। फिर फिगर 3 में भी आपको बता रहे हैं इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं एक जो है वो कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी जो 2 हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी तरह चेन को कंटिन्यू करें। इसमें ऑफ कोर्स जो स्पीड है वो स्टार्ट वाली स्पीड के हिसाब से ज्यादा होगी। अच्छा, फिर यहाँ पर क्रिटिकल मास देख ले, यूरेनियम के सैंपल का इतना मास जिसमें इतना यूरेनियम अवेलेबल हो कि रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला सिर्फ एक न्यूट्रॉन उस यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट कर सके और इस रिएक्शन को कंटिन्यू करवा सके, उसको आप कहते हैं क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम। और उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। अगर यूरेनियम का मास क्रिटिकल मास के मुकाबले में ज्यादा है तो जो चेन रिएक्शन है वो रैपिड स्पीड पे होगा, ह्यूज एक्सप्लोजन होगी। एटम बॉम्ब में ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, उसमें यूरेनियम का इतना मास लेते हैं जो उसके क्रिटिकल मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स बच जाते हैं आगे मजीद उस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। अगर यूरेनियम का मास क्रिटिकल मास से कम है तो चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, और अगर वो एग्जैक्टली क्रिटिकल मास के बराबर है तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी पर चेन रिएक्शन प्रोसीड होगा। सी ये देखें एक न्यूट्रॉन आया, ये 2 प्रोड्यूस होने वाला केस है, राइट, 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, एक कहीं एब्जॉर्ब हो गया, दूसरा आगे चला गया एक और यूरेनियम के पास, फिर 2 प्रोड्यूस हुए, एक फिर एब्जॉर्ब हो गया, दूसरे ने फिर कोई रिएक्शन परफॉर्म किया। दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें मैं सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को अलाउ नहीं कर रही कि वो आगे जाकर रिएक्शन परफॉर्म करे, सिर्फ एक टाइम पे एक न्यूट्रॉन है जो आगे मजीद इस चेन को कैरी ऑन कर रहा है, बाकी सारे को हमने एब्जॉर्ब करवा दिया। एटॉमिक रिएक्टर में आप ये कंट्रोल्ड रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, बिकॉज यूजुअली अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक और तरीका है वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन करवाते हैं, लाइक वही रिएक्शन जो अगर अनकंट्रोल हो जाए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, राइट, कंट्रोल्ड रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, जिसकी वजह से सी चेन रिएक्शन इज नॉट अलाउड टू रन वाइल्ड एटॉमिक बॉम्ब की अगर आप ऑपोजिट कर लें, तो इसमें आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं जिसकी वजह से आप रिजल्ट में एनर्जी ले सकते हैं। बिकॉज अभी अभी हमने देखा ना, हर बार जब एक यूरेनियम स्प्लिट हो रहा था तो वो ऑलमोस्ट 200 मेगा वोल्ट की एनर्जी या 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो यस, अब एक डिवाइस है आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। अच्छा, अभी हमने फ्यूजन नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ फिजन पढ़ा है और अब हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर देखने जा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस जो जिसमें हम कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन करवाकर एनर्जी जनरेट करवाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हों, उसके लिए लेट मी जस्ट शो यू गाइस दिस वन। ये आपका पास पेपर है, सी इससे एमसीक्यू भी है एंड सीआरक्यू भी है आपके पास फिजन वाले इस रिएक्टर वाले टॉपिक में से। तो लेट्स जस्ट सी न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या। आपके पास पेपर में आपको इसकी लेबलिंग करने को भी कह रहे हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करने को भी कह रहे हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में रिएक्टर वही रोल प्ले करता है जो किसी थर्मल पावर स्टेशन में फर्नेस रोल प्ले करता है। थर्मल पावर स्टेशन में फर्नेस क्या करता है, हीट जनरेट कर रहा होता है, राइट, जिसके अंदर आप कोल और ऑयल को जो है वो जला रहे होते हैं और हीट जनरेट हो रही होती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो रिएक्टर है ये भी हीट जनरेट कर रहा होता है। कैसे, फिजन रिएक्शन में अभी हम देखते हैं। जब भी फिजन रिएक्शन हो रही होती है यूरेनियम की या उसके अलावा किसी भी हैवी एटम की, तो अभी हमने देखा ना कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जनरेट हो रही होती है, नॉट पर न्यूक्लियॉन। 200 ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हो रही होती है।
ये एनर्जी किस फॉर्म में जा रही होती है? फिजन के जो भी पार्टिकल्स है, बेरियम, क्रेटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन, उन फ्रेगमेंट्स को किनेटिक एनर्जी के तौर पर मिल रही होती है। फिर अब अगर प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट साइड पे बनने वाले पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी है, तो वो ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे, वो वापस यूरेनियम के साथ भी कोलाइड करेंगे। और हमें पता है कि कोलिजन में हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है। दिस इज हाउ कि वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी को फिर हम आगे जाकर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। टरबाइन को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर के रोटर के साथ। टरबाइन रोटेट करने से वो जनरेटर की कॉइल रोटेट होती है। और अभी तो हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं कि उस कॉइल के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अभी हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, और मैंने एक आध पिक्चर्स भी कंपाइल की हैं, उसमें से भी इसका हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे। सबसे पहले ये पूरा रीजन कहलाता है कोर। ये रिएक्टर का मेन पार्ट है। कोर में आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो कोर के अंदर ये वाटर है, लेकिन ये कोई आम वाटर नहीं है, ये हैवी वाटर है। हैवी वाटर कौन सा? जो हाइड्रोजन के बजाय ड्यूट्रियम से मिलकर बना होता है। ड्यूट्रियम क्या था? ये था हमारे पास ड्यूट्रियम, राइट, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। रीजन मैंने यहाँ पर इस हैवी वाटर को क्यों यूज किया है, चलें उसको बाद में देखते हैं। पहले ये मेरे पास है ड्यूट्रियम, यहाँ पर हैवी वाटर के तौर पे ये जो मरून कलर के रॉड आपको नजर आ रहे हैं, ये है यूरेनियम के रॉड्स। फिर उसके बाद ये जो ऊपर ऑरेंज कलर से जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं कंट्रोल रॉड। अभी इन सब का फंक्शन देखेंगे। कंट्रोल रॉड, इसको आप अपनी मर्जी से अप एंड डाउन करवा सकते हैं। फिर हमने लिखा है यहाँ पर जो वाटर है वो प्रेशराइज्ड वाटर है। इसका भी अभी रीजन देखेंगे क्यों। ये यहाँ से रोटेट होते हुए वापस इधर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने और वाटर रखा है इस कंटेनर में, इसको मैं हीट एक्सचेंजर का नाम देती हूँ इस पूरे कंपोनेंट को। यहाँ ऑर्डिनरी वाटर है, नॉट हैवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर इधर रखा। फिर ये वाला ऑर्डिनरी वाटर जब बॉईल हो रहा है और स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वो स्टीम जाती है टरबाइन तक। टरबाइन जब वो रोटेट करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर मूव करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट वो जो हीट यहाँ टरबाइन पर आई थी वो कंडेंस होगी और वापस वाटर बन के फिर इस रीजन में वापस से आ जाएगी। डू नॉट गेट कंफ्यूज, अभी इसको वापस से पढ़ेंगे। 4 important parts हैं आपके पास रिएक्टर के। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द रिएक्टर इज कॉल्ड कोर। यहाँ पर फ्यूल होता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो अभी मैंने दिखाया, पूरा बड़ा सा चेम्बर। रिएक्टर फ्यूल अलग अलग तरह के होते हैं। वैसे तो यूरेनियम भी है हमारे पास इसमें, लेकिन जो नेचुरल जो है इसमें यूरेनियम 92 टू 235 ऑलमोस्ट 0.7% होता है। तो हम इनरिच्ड फ्यूल यूज करते हैं जिसमें यूरेनियम 0.7 के बजाय 2 to 4% होता है, राइट। ये वही बात बता रहे हैं। अच्छा, यूरेनियम यूज करते हैं और इसके अलावा यूरेनियम के बजाय आप प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये तो हमने देख लिया अंदर का फ्यूल। फ्यूल रॉड्स तो हैं वो जो मैंने आपको मरून कलर के दिखाए ना, यूरेनियम के रॉड्स, वो हैं। उसको आपने प्लेस किया है अंदर एक किसी ऐसे सब्सटेंस में जिसका एटॉमिक वेट जो है वो कम है। हमने यहाँ उसे क्या लिया है? हमने हैवी वाटर लिया है। अब ये जो हैवी वाटर है इस केस में आप उसको मॉडरेटर का नाम देते हैं। क्यों इसको हम मॉडरेटर का नाम देते हैं? क्योंकि अंदर जो फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उसमें जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, उन न्यूट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और मुझे और आपको तो पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, फिजन के लिए अगर हम चाहते हैं ये न्यूट्रॉन आगे जाकर मजीद फिजन रिएक्शन करें तो इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाना पड़ेगा। बिकॉज अभी हमने पढ़ा स्लो न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट करता है तो फिजन का रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमें इन हाई न्यूट्रॉन्स को किसी तरह स्लो करवाना है, हमें किसी तरह इसकी एनर्जी को कम करवाना है। तो हम यहाँ पर हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज करवाएंगे इसके लिए। जो अंदर जो यूरेनियम के साथ जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ है वो इस वाटर में, ये जो ड्यूट्रियम है इसके मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। हर कोलिजन से उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, राइट। फिर ये हमने देख लिया कि हमने अंदर ड्यूट्रियम को क्यों यूज किया है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, हमें क्यों मॉडरेटर की जरूरत पड़ी, क्यों एनर्जी कम करने की जरूरत पड़ी। बिकॉज हाई एनर्जी पर मजीद फिजन रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता था। मजीद फिजन रिएक्शन ना होता तो मजीद एनर्जी भी जनरेट ना होती, और हमें तो वो एनर्जी चाहिए।
फिर हमने देख लिया कि अच्छा हमारे पास रॉड है फ्यूल के, उसके अलावा रिएक्टर का कोर है, फिर उसके बाद हमारे पास अंदर मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर मौजूद है। देन उसके अलावा हमने अंदर कंट्रोल रॉड्स भी रखे हैं। कंट्रोल रॉड्स क्या है, ये जो भी मैंने आपको ऑरेंज कलर में ये रॉड्स दिखाए थे, इनका पर्पस क्या है। अंदर मेरे पास जितनी बार एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ कोलाइड किया, उसने 3 और न्यूट्रॉन्स जेनरेट किए। वो न्यूट्रॉन की वजह से स्लो हुए, स्लो होते होते वो यूरेनियम के दूसरे रॉड के साथ कोलाइड किए, उन 3 ने मजीद 3 फिजन्स क्रिएट की और फिर 9 न्यूट्रॉन्स आ गए। ऐसे मल्टीप्लाई होते होते न्यूट्रॉन का नंबर तो अंदर बढ़ता जाएगा, राइट। इसी तरह अंदर तो फिजन जो है वो मजीद होता जाएगा, ट्रिगर होता जाएगा, और हमारे पास तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया। अभी तो हमने कहा ना कि फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल फिजन रिएक्शन करवाते। कंट्रोल कैसे करवाते इस रिएक्शन को, वही वाली बात जो अभी मैंने पीछे बताई कि आप रिएक्शन को कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन के नंबर्स को कंट्रोल कर ले। न्यूट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करने के लिए आप ये कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स अप एंड डाउन आप मूव करवा सकते हैं। जब लगता है कि अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, आप इन न्यूट्रॉन्स को अंदर डिप करवा देते हैं। अंदर डिप करवाने से क्या होता है, ये जो रॉड्स हैं ये कार्डमियम के बने हुए होते हैं, और कार्डमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की अच्छी खासी एबिलिटी रखता है। हो सकता है और भी कोई मटेरियल हो जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। कार्डमियम की खास बात यह है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट भी नहीं होता, राइट। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कार्डमियम के रॉड्स को आप, जिसको आप कंट्रोल रॉड्स कहते हैं अपने इस केस में, उसको अंदर डिप करवाते हैं। बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है और हमारा रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। अभी वापस आते हैं, और उसके बाद कंट्रोल रॉड्स हमने देख लिए, फ्यूल के रॉड्स भी हमने देख लिए। अब सी कार्डमियम या बोरोन दोनों में से किसी के भी आप यूज कर सकते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की ये एबिलिटी रखते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की। ये नहीं कि जिसको स्लो डाउन कर दिया उसने हैवी वाटर नहीं है उसको भी एब्जॉर्ब करा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है हमारे पास। चेन रिएक्शन की स्पीड को आप ऐसे अंडर कंट्रोल रखते हैं। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जिसमें आप चाहते हो कि नहीं किसी तरह अभी कभी ये फिजन रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कार्डमियम के रॉड को पूरा अंदर डिप कर देते हैं और थोड़ी सी देर जरा डिप करके रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो सारे न्यूट्रॉन्स है ये रॉड उन सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है तो फिर अंदर क्या कोई फिजन रिएक्शन होगा। चलें जी, अब अंदर न्यूट्रॉन की तादाद को हमने कंट्रोल कर लिया। एक तो कम न्यूट्रॉन्स हो गए, उन न्यूट्रॉन्स को अगर हम फिजन करवाना चाहते हैं तो वो स्लो होने चाहिए। स्लो करवाने के लिए हमने क्या किया, ऑफ कोर्स वही जो अंदर हैवी वाटर है। अब स्लो न्यूट्रॉन भी आ गया, अब अंदर रिएक्शन भी हो रहा है। हमें पता है जैसे जैसे ये चेन रिएक्शन होगा रिएक्टर के अंदर हीट जनरेट होती जाएगी, इसीलिए जो कोर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 500 हो जाएगा, सी 500 टू 600 तक जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके पास टेम्परेचर। फिर तो मैं और आप ये क्वेश्चन कर सकते थे ना कि अंदर तो हैवी वाटर है, हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसा कैसे है कि अंदर का टेम्परेचर 500 हो जाए और वो वाटर पूरा का पूरा बॉईल होकर स्टीम में ना कन्वर्ट हो जाए एंड सो ऑन। ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए आप देखेंगे ऊपर फिगर में सिर्फ वाटर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा हुआ है प्रेशराइज्ड वाटर। और हमें पता है प्रेशराइज कर लेने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है कि ये एवेपोरेट नहीं हो रहा। कोर का टेम्परेचर 500 के करीब पहुंच गया, यानी अंदर जो हैवी वाटर है उसका टेम्परेचर इतना आ गया। अब मैं पहले यहाँ से रीड करती हूँ फिर मैं वापस फिगर दिखाऊंगी। अब हमें तो क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, उसके लिए टर्बाइन रन करवाना है। टर्बाइन पर हीट हाई प्रेशर से पड़ती है तो वो रन करता है। अब मुझे वो स्टीम चाहिए ना हाई प्रेशर पर। अब मैं स्टीम कैसे जनरेट करूं, टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम दिस हीट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द हीट exchanger with the help of water, heavy water or any other liquid under high pressure. In the heat exchanger, heat is used to produce high temperature steam from ordinary water. Steam is then used to run the turbine, which in turn rotates the generator to produce electricity. फिर जो स्टीम वापस आती है उसका टेम्परेचर 300 तक हो गया होता है। उसको मजीद कूल डाउन आप कैसे करते हैं, कहीं रिवर या सी के पानी को आप कनेक्ट वहां से करते हैं जिससे वो जो आपके पास स्टीम थी और वो जब कंडेंस होकर वाटर आपको मिला वो कूल डाउन होता है और फिर वो वापस
हीट एक्सचेंजर में आ जाता है और उसको आप वापस यूज कर सकते हैं। अब इसको वापस जाकर पहले मैं ये फिगर दिखाऊं सी, यहाँ से हैवी वाटर आया आपके पास, बॉइल नहीं हुआ बट उसका टेम्परेचर 500 के करीब है, वो इस ट्यूब में से मूव करता हुआ वापस आएगा, ट्यूब मेटेलिक है राइट, तो ये हीट अप होगी। जब ये हीट अप होगी तो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी हीट से ये वाटर बॉइल होना शुरू हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर वाला। सी इसकी हीट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही है किसी तरीके से। अब ये वाटर बॉईल होना शुरू हुआ, स्टीम यहाँ से मूव करती हुई आई यहाँ टरबाइन पर, टरबाइन रोटेट होने लगेगा जिसकी वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर वो जो स्टीम है वो यहाँ कंडेंस होकर पानी आया और सी वापस घूमता हुआ इस पंप से होता हुआ वापस इसी हीट एक्सचेंजर में आ गया कूल डाउन होकर। दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। और ये जो मैं कह रही थी आप प्रेशराइज्ड वाटर है ना, इसको देख लें। अब मैं आपको एक स्टेप वाइज इसकी पिक्चर्स दिखा रही हूँ। आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज इन अंडरस्टैंडिंग दिस वन। ये है आपके पास रिएक्टर का कोर, ये ऊपर से इन्होंने ग्राफाइट रॉड्स को डिप किया हुआ है एंड अंदर देखेंगे जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो स्लो डाउन करवा रहे हैं किसको, न्यूट्रॉन को। यहाँ पर देखें, अब जो वहां से मेरे पास हैवी वाटर हीट अप होकर आ रहा था, इस पूरे पाइप में से रोटेट होके वो तो वापस उधर ही चला गया कोर में, लेकिन उसके बदले यहाँ जो ऑर्डिनरी वाटर था वो बॉइल हुआ और स्टीम प्रोड्यूस होना शुरू हुई और ये बाहर जा रही है वो स्टीम। सी स्टीम बाहर से होती हुई यहाँ पर आई, ये टर्बाइन बने हुए, वो जो उसके 3 फैन होते हैं ना, ये वो साइड व्यू से स्टीम इस टरबाइन पर पड़ी, टरबाइन रोटेट होने लगा, इसकी रोटेशन को आपने जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है, जनरेटर की कॉइल रोटेट होने लगी और जैसे जैसे जनरेटर की कॉइल रोटेट होगी ऑफ कोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी। अब एक और पॉइंट देख लें, वो जो मैं बता रही थी, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सी हीट स्टीम यहाँ पर पड़ी और फिर बाद में कंडेंस होती हुई वापस नीचे आ गई, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वो लिक्विड वापस घूमता हुआ इधर हीट एक्सचेंजर में वापस से आ गया। दिस इज हाउ ये सर्किट हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ये एक आध फिगर्स मैंने और अटैच किए हैं, इसको भी देख लें। ये मैंने बताया है कि वो जो कंट्रोल रॉड है जब आप उसको ऐसे डिप करते हैं तो वो कुछ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को सी ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर आप इन कंट्रोल रॉड्स को सी ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, तो अब मजीद जो अंदर न्यूट्रॉन्स है वो अवेलेबल है फिजन के लिए। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को स्टॉप करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल रॉड्स को अंदर डिप करके रखें, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स इस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू गाइज। वापस चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये कराची में जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कैनप में लगा हुआ है, उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया कि वो जो वाटर हमने थी तो वहां पर उस स्टीम को कूल डाउन करने के लिए ये वाटर यूज होता है, सी वाटर जो यहाँ पर है वो। अच्छा, फिर एक और मसला है कि ये जो यहाँ पे अब अंदर यूरेनियम जो यूज हो गया, जो फ्यूल यूज अप हो गया, अब उसको कहीं पर डंप भी तो करना है। डंप कहीं पर आप ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज वो है तो अभी भी रेडियो एक्टिव राइट, और रेडियो एक्टिविटी से जब ह्यूमन बॉडी एक्सपोज होती है तब भी नुकसान है, जब कोई प्लांट्स एक्सपोज होते हैं तब भी नुकसान है, सॉइल पर भी नुकसान है, एयर में भी नुकसान है, हर जगह नुकसान है। और आप किसी सी में भी उसको डंप नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर एनिमल लाइफ है वो, फिर जो वाटर आएगा सारा वो सारी चीजों में कंटेमिनेशन हो जाएगी और फिर इन दी एंड अच्छे खासे इसके हैजर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सॉल्ट माइंस है, ड्राई सॉल्ट माइंस, कोयले की कानें और ये वो नमक की कानें, ऐसा ही कुछ, तो वो उसके अंदर उसको डंप कर देते हैं जहां पर एनवायरनमेंट के साथ वो इतना खास अच्छा खासा एक्सपोज भी नहीं होती और वहीं पर पड़े पड़े डिके भी हो जाते हैं बिकॉज ये अर्थ के बहुत अंदर तक होता है। फिर आपके ऐसे लॉज में लिखा है कि रिएक्टर के टाइप बताएं, थर्मल रिएक्टर है और फास्ट रिएक्टर है। थर्मल रिएक्टर वो है जो अभी हमने पढ़ा है, लाइक जिस तरह की बात अभी हमने पढ़ी है, जिसमें हमने देखा कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसको पहले आप स्लो डाउन करवाते हैं राइट, और फिर उसके बाद आप उसको यूरेनियम के साथ इंटरैक्ट करवाते हैं। ये उसका पूरी डिस्क्रिप्शन है, वही कि यूरेनियम इनरिच्ड कंपाउंड आप लेते हैं, नेचुरल यूरेनियम जो है उसमें 235 रेडियो एक्टिव वाला पार्ट उतना नहीं होता तो हम इनरिच्ड लेते हैं। फिर आपका रिएक्टर ऐसा होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जिसमें हम वही सारा काम करते हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसमें वो बॉईल नहीं होता और लेकिन हाई प्रेशर में रहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फिर वो हॉट वाटर जो है वो आगे उस हीट को
कैरी ऑन करवाता है, टर्बाइन्स रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये उसका पूरा रिएक्शन यूरेनियम से स्टार्ट होते हुए फाइनली प्लूटोनियम तक। फिर अब दूसरा जो हमारे पास रिएक्टर है वो फास्ट रिएक्टर है। अच्छा, वो जो हमने पढ़े अभी वो डायरेक्टली यूरेनियम से जो आपके पास बेरियम वाला था वो रिजल्ट आ गया। यहाँ पर जो दूसरे तरह के रिएक्टर्स हैं जिसको हम फास्ट रिएक्टर्स कह रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि यूरेनियम है ना जिसको स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, प्लूटोनियम एक ऐसा कंपाउंड है जिसको रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन भी चलेगा। सी, fast reactors are designed to make of uranium 238 which is about 99% content of natural uranium। natural uranium में 35 वाला पार्ट तो बहुत कम होता है, ज्यादा वो इनरिच होता है 238 वाले से, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करता है, 235 वाला जो यूरेनियम है वो स्लो के साथ रिएक्ट करता है, 238 वाला फास्ट न्यूट्रॉन के साथ भी रिएक्ट कर देता है और फिर फाइनली प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है और ये प्लूटोनियम आगे जाकर फिजन रिएक्शन देता है। तो इसमें क्योंकि मैंने फास्ट न्यूट्रॉन से ही काम चला लिया, मुझे न्यूट्रॉन स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द रीजन कि फिर इसमें मुझे वो मॉडरेटर वाले सेटअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मुझे हैवी वाटर या प्रेशराइज्ड ये वाला सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लूटोनियम और साथ यूरेनियम डाइऑक्साइड और यूरेनियम 238 का मिक्सचर अंदर फ्यूल के तौर पर डाल देते हैं। जो वहां पर यूरेनियम से बच जाते हैं न्यूट्रॉन, लाइक जो प्लूटोनियम से बच जाते हैं वो यूरेनियम 238 के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं और ऐसे ज्यादा इफेक्टिवली आपका फिजन रिएक्शन कैरी ऑन रहता है। ये हमने थर्मल के बाद एक और फास्ट फिजन रिएक्शन भी देख लिया। फास्ट रिएक्शन क्या नाम था इसका, वो फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर्स के साथ फास्ट रिएक्टर्स भी देख लिया, आपके एसएलओज में लिखा है। सी, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। फिजन तो पढ़ लिया, अभी बस फ्यूजन देख लेते हैं। उसके अलावा आपसे कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल बताएं और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स भी बताएं। तो ये दोनों इसके टाइप्स हो गए और वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया। अब वापस बस फ्यूजन पे जाते हैं एंड देन विल जस्ट एंड दिस लेक्चर। आई अंडरस्टैंड के 2 घंटे पर जा रहा है, आधी अवाम टाइम देखकर भाग जाएगी। फिर चलें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग बाद में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फिजन में हमने पढ़ा एक हैवी एलिमेंट था, स्टेबिलिटी के लिए वो ब्रेक होता था 2 लाइटर एलिमेंट्स में और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी इमिट कर रहा था। फ्यूजन में हमने पढ़ा है फिजन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स की थी वो ग्रेटर थी। जो हमारे पास यूरेनियम के ब्रेक होने से पार्टिकल्स आते थे वो ज्यादा स्टेबल होते थे। तो आपको फिजन में क्या होता था, एनर्जी मिल रही होती थी। सेम गोज इन फ्यूजन एज वेल। और भी रिएक्शन है फिजन के अलावा जिससे आप एनर्जी ले सकते हैं। कौन सा रिएक्शन है, इट इज फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि ग्राफ में हमने ये भी देखा था ना कि जरूरी थोड़ी है कि खाली हैवियर एलिमेंट जो है वो ब्रेक हो लाइटर में और स्टेबल हो जाए, एनर्जी जनरेट करें। हमने तो ये भी देखा था कि लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन होकर अगर किसी तरह हैवियर एलिमेंट बन जाता है जो दरमियान के रीजन में कहीं लाई करता है तो उससे भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई और हमारे पास फाइनली एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन में। कह रहे हैं इसका मतलब है 2 लाइट न्यूक्लियाई भी अगर मर्ज हो जाएं और रिजल्ट में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ज्यादा हो तो भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। Such a nuclear reaction in which 2 light nuclei merge to form a heavy nucleus is called fusion reaction। Like वैसे fission का opposite है but common बात यह है उसमें भी energy release होती है और इसमें भी energy release होती है। उसमें भी reactant से product तक जाते हुए binding energy per nucleon बढ़ रही होती है, इसमें भी यही होता है। During a fission reaction, some mass is lost and its equivalent energy is given out। fission में ये हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन में मोर एनर्जी, अच्छा ये इन्होंने फ्यूजन के बारे में बताया था कि फ्यूजन में भी ऐसा ही होता है, ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है रिजल्ट में और ऑफ कोर्स वो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, कुछ मास जो है वो उसमें चला जाता है। हमने क्या पढ़ा था, मास डिफेक्ट आई गेस, ठीक। तो इसमें भी आपको कुछ एनर्जी मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड है, फिजन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी मिलती है रिजल्ट में आपको। फ्यूजन में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू फिजन, लेकिन फ्यूजन के प्रोसेस को करवाना बहुत मुश्किल है। और ऑफ कोर्स क्यों मुश्किल है, आप 2 न्यूक्लियाई को एक साथ
फ्यूज करवा रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। और ऑफ कोर्स ऐसा काम करवाने में जो फोर्स के, जो नेचुरल फोर्स और फील्ड है उसके अगेंस्ट हो, ऐसा काम करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, आपको और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फ्यूजन में भी रिजल्ट में एनर्जी मिलेगी, बट प्रोसेस करवाने के लिए आपको भी इसे बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज अगेन टू पॉजिटिवली चार्ज लाइक न्यूक्लियाई दे मस्ट बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू वन अनदर. To do so, work has to be done against the electrostatic force of repulsion between the positively charged nuclei. Thus, a very large amount of energy is required to produce fusion reaction. It is true that a greater amount of energy can be obtained during a fusion reaction compared to that produced during fission reaction. But in order to start this reaction, a very large amount of energy is spent. On the contrary, no difficulty is faced to start the fission reaction because neutron has no charge on it and it has to face no repulsion force while reaching the nucleus. वही बात कि दो पॉजिटिव चार्जेस को तो जब आपने फ्यूज करवाना है तो उसके लिए आपको इजाफी काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं और 235 के बजाय 236 में उसको कन्वर्ट करवाते हैं, तो ऐसे में वो न्यूट्रॉन क्योंकि खुद न्यूट्रल है तो वो कोई रिपल्जन एक्सपीरियंस नहीं करता, इसीलिए ज्यादा एनर्जी आपको देने की जरूरत नहीं है। लो एनर्जी वाले स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो काम कर जाता है। नाउ दो एग्जांपल्स हैं फ्यूजन रिएक्शन की। अच्छा, ये पूरा रिएक्शन अगर वो आपसे कहें फ्यूजन रिएक्शन की इक्वेशन दें तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन कहलाता है, ये चारों इक्वेशंस मिलकर बनती हैं। यही सेम रिएक्शन आपके पास कहाँ हो रहा है, सन पे। फ्यूजन का रिएक्शन, सन पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन की वजह से होती है। आपके पास पेपर का एमसीक्यू पहले तो है दो ड्यूट्रियम्स, राइट, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये दोनों कंबाइन हुए, फ्यूज हुए एक साथ, रिजल्ट में हीलियम आया और उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज हुई, दिस वन इज द एनर्जी। अच्छा, अगर टोटल 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज हुई है और टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं, 4, तो आप कहेंगे एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, इट इज ऑलमोस्ट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर ऐसा बहुत कम चांस है कि डायरेक्टली आपको दो ड्यूट्रियम के मिलने से हीलियम मिल जाए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा उन रिएक्शंस की होती है जिसमें रिजल्ट में आपको कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई ऐसा पार्टिकल मिल रहा हो। यहाँ पर देखें, दो ड्यूट्रियम्स मिलेंगे, रिजल्ट में एक ट्रीशियम आएगा और एक प्रोटॉन आ जाएगा। अगेन बैलेंस इक्वेशन 1 1 2 दैट इज 2 2 2 4 3 1 4 एंड अगेन रिजल्ट में कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आ गया। या पॉसिबिलिटी क्या है, दो ड्यूट्रियम्स मिलते हैं और रिजल्ट में आपको ये हीलियम का एक आइसोटोप, साथ में एक न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी मिल जाती है। मैंने क्यों इसे हीलियम का ऐसी, मैंने इसके एटॉमिक नंबर को देखकर इसको हीलियम कह दिया और इसके एटॉमिक नंबर को देखकर इसको हाइड्रोजन कह दिया, हालांकि मास नंबर दोनों का सेम है। चले जी, दोनों रिएक्शंस में इसमें 4 और इसमें 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट, उसमें 3 या 4 न्यूक्लियॉन है, 4, तो ऑन एवरेज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी क्रिएट हो रही है इस रिएक्शन में। इसके मुकाबले में हम क्या करवाते हैं, एक ड्यूट्रियम होता है, यहाँ पर ये आपके पास आ गया ना, फिजन में जो आपके पास एनर्जी है, यहाँ पर देखें एक ड्यूट्रियम है आपके पास और एक ट्रीशियम है, इन दोनों को जब आप फ्यूज करवाते हैं, सी ये रहा इन दोनों का रिएक्शन, रिजल्ट में आपको एक हीलियम मिलता है और बैलेंसिंग के लिए एक न्यूट्रॉन मिलता है और साथ में देखें पहले के मुकाबले में कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बैलेंस अभी भी इक्वेशन 2 2 5 4 + 1 5। हमें पता है जब आप लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, कंसिडरिंग दी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एडिशनल वर्क करना पड़ता है। इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं, जिन दो पार्टिकल्स को आप कोलाइड करवा रहे हैं उनको बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ आप हर्ल करवाते हैं। द रीजन इज इतनी स्पीड आपने उसको प्रोवाइड की कि अब उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो कूलम की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की फोर्स को ओवरकम कर सकती है। अब आप उस पार्टिकल को जिनको फ्यूज करवाना चाह रहे हैं इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स एक्सेलरेटर से प्रोवाइड करेंगे, राइट। बट द प्रॉब्लम इज ये मेथड आप लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर सकते।
अगर मैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करवाने के लिए बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता लार्ज स्केल पे। लाइक इस केस में तो हमारे पास हो सकता है हाइड्रोजन, ये ड्यूट्रियम और ट्रिशियम के केस में। फिर एक और मेथड क्या है कि मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स के बावजूद भी ये प्रोसेस करवा सकूं। उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर आप किसी सब्सटेंस में एटम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं और आप डायरेक्टली उसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, तो स्पीड बढ़ाने का एक और तरीका है आप टेम्परेचर बढ़ा दें, राइट। इस केस में वो वाला काम फिर करना पड़ता है। फ्यूजन को स्टार्ट करवाने के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं। अच्छा, अब फ्यूजन के लिए फिर आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना है, सी इट इज 10 मिलियन डिग्रीज तक का टेम्परेचर। अगर आप लाइट न्यूक्लियाई की भी फ्यूजन करवाना चाहते हैं तो रेंज ऑफ टेम्परेचर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगेन फ्यूजन पॉसिबल होगा। अब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर मैं कहाँ से लेकर आऊं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाकर वो रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी ये वाला रिएक्शन जो है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हम अटेन नहीं करवा सकते, लेकिन जो एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं इवन सन पर भी, वहां पर ये रिएक्शन है। अच्छा, फिजन के केस में भी टेम्परेचर हाई आता है, बहुत हाई टेम्परेचर आता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। फ्यूजन में हमें वो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है। दिस इज द रीजन कि अभी तक फ्यूजन हमने आर्टिफिशियली नहीं करवाई हाइड्रोजन बॉम्ब के अलावा, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। एंड यस, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला रिएक्शन आपके पास सन पर हो रहा है, सन पे ऑफ कोर्स अच्छी खासी अच्छा खासा टेम्परेचर है। यहाँ पर यही वाली बात बता रहे हैं कि आप कंट्रोल्ड फिजन तो कर सके हैं, लेकिन आप फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एफर्ट्स ऑफ कोर्स अभी भी जारी हैं कि आप फ्यूजन को भी कंट्रोल कर सकें, सो ऑन। फिर ये फ्यूजन का रिएक्शन देख लें सन पर, बिकॉज अगर वो आपसे पूछते हैं फिजन का होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में आप करवाते हैं, फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है और सन पर भी होता है। सन में भी हाइड्रोजन ऐसी, हाइड्रोजन क्या है, लाइट एलिमेंट्स, वो पहले मिलकर हीलियम बनते हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस होता है और फिर फाइनली हाइड्रोजन से ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम से हीलियम का एक आइसोटोप, और फिर वो फाइनली एक और प्रोटॉन को कैप्चर करता है और वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से वहां पर भी क्या हुई है, फ्यूजन हुई है। लेकिन सन पे तो ऑफ कोर्स इतना टेम्परेचर अवेलेबल है, उसके कोर का टेम्परेचर क्या है, इट इज 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, राइट। और सरफेस का भी 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस में। तो फ्यूजन का रिएक्शन सन पर होता है, उस प्रोसेस को आप पीपी रिएक्शन का नाम देते हैं, दैट इज प्रोटोन प्रोटोन रिएक्शन। इसमें पहले दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज होकर ड्यूट्रियम बनाते हैं, फिर ड्यूट्रियम और एक जो प्रोटॉन है वो मजीद मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, फिर ये हीलियम और एक और प्रोटॉन, यानी टोटल 4 प्रोटॉन मिलकर फाइनली हीलियम 2 4 वाला हीलियम बनाते हैं। ये है वो रिएक्शन, ये चारों इक्वेशंस मिलाकर बनती हैं ये फ्यूजन की इक्वेशन। ठीक, यहाँ इन्होंने वो फाइनल इक्वेशन दी हुई है। रिएक्शन में टोटल 6 प्रोटॉन्स लगे थे, बट एंड में 2 प्रोटॉन्स वापस मिल गए, तो टोटल 4 प्रोटॉन्स इसमें लगे, राइट। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस रिएक्शन, वो जो मैंने 4 अभी स्टेजेस बताए। 4 प्रोटॉन्स ने मिलकर एक हीलियम बना लिया, बाकी 2 वापस आ गए। प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन में जो आपके पास एनर्जी आ रही है वो क्या है, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी आती है, जबकि हम तो अभी देख कर आए थे कि फिजन में ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही थी, और फ्यूजन में तो ऑलमोस्ट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है। तो हाउ इज दिस एनर्जी ग्रेटर इन फ्यूजन? है, मैंने ये नहीं कहा कि फिजन में आप कौन सी एनर्जी की बात करें। सी, हम जो देख रहे हैं ना, ग्राफ को भी याद करें, बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ को, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं। फिजन वाले केस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, राइट। पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी थी, यूरेनियम की बात हो रही थी ना, तो इसको 235 से डिवाइड करें, पर न्यूक्लियन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ मुझे हीलियम मिल रहा है, हीलियम में कितने न्यूक्लियन है, 4 से डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट में 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी मिल रही है। कंपेयर करें, यस, फ्यूजन के केस में ज्यादा एनर्जी आ रही है हमारे पास, बिकॉज फिजन में ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और फ्यूजन में मोर देन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यस, फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इसको स्टार्ट करने के लिए भी एनर्जी दी जाती है और अभी तक फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सका। चलें जी, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। आई डिड नॉट इंटेंड टू मेक दिस लेक्चर इतना लेंदी, लेकिन
आई थॉट कि क्योंकि अब आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग सुन लें तसल्ली से, चाहे तो 2x पे सुन लें एंड सो ऑन। अब एक लेक्चर अगर 3 क्लासेस में कवर हो तो पहले तकरीबन 2 घंटे पे 2 तो 6 घंटे तो बनते हैं एक चैप्टर के लिए तकरीबन। Again, if you do have any question, drop me an email. I'll respond to it as soon as possible. यही वाली फाइल मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप इसमें से भी पढ़ लें। I hope this made sense to you guys and you guys made it to the end of this video. बीच में छोड़कर नहीं चले गए। चलें जी, अल्लाह हाफिज।